जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बीएससी क्लासेस में आज हम आप लोगों के लिए आ गए हैं आखिरी यूनिट नंबर 4 की वन शॉट। इसके बाद आपकी पूरी फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट है। पढ़ाई कीजिएगा। इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करवा दिया जाए। पीडीएफ कमेंट बॉक्स के अंदर है, आप उसमें लिंक को कॉपी कीजिए, आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है। इस मकसद क्या है इसका कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए। क्लियर। तो यूनिट 4 के अंदर हम वन शॉट के ऊपर बात करेंगे। 2 से ढाई घंटे की वीडियो जाने वाली है भाई, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है। तो ध्यान से समझते रहिएगा एक एक चीज़ को। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी समझिए। डेफिनेशन तो नोट्स के अंदर लिखी मिल जाएगी, आपको किसी किताब के अंदर मिल जाएगी, समझना जरूरी है। ये अपना नॉर्थ साउथ मैग्नेट था। क्लियर। जब नॉर्थ साउथ मैग्नेट के अंदर कुछ सेपरेशन के द्वारा कुछ डिस्टेंस तक उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है, उसी चीज को अपन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। जैसे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के सेपरेशन को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे। उसी प्रकार दो क्या अपोजिट, अब देखो हमने एक मैग्नेट लिया नॉर्थ, ये अगर दो मैग्नेट लोगे नॉर्थ और साउथ, इक्वल एंड अपोजिट है। अब ये तो तुम्हें पता है कि कोई भी सिंगल मैग्नेट इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है। तो इधर आएगा नॉर्थ, यहाँ आएगा साउथ। तो दो इक्वल एंड अपोजिट को सिरे को जब आप कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हो, वो डिस्टेंस मैंने 2a मान ली, तो उस डिस्टेंस से जब आप सेपरेट कर देते हो तो उसी चीज को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लिखा कैसे जाता है, पी एम इज इक्वल टू 2a एम। एम क्या होता है आपका, एम इज अ मैग्नेटिक, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसे हम एम से डिनोट कर देते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिनोट करते थे, वो हम क्यू इंटू 2l मतलब चार्ज को करते थे। इसी प्रकार से एम क्या है, हम जो हल्की फुल्की उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम एम से डिनोट कर देते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं किसी सर्कुलर कोइल के अंदर या फिर किसी सर्कुलर कोइल वगैरह के अंदर मैं बात करूं, तो सर्कुलर कोइल के अंदर क्या होगा, कोई कोइल होगी, उसके अंदर करंट जाएगा करंट आई, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। अब बताइए उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो इसी को जो है पीएम को ही किससे डिनोट कर दिया जाता है, एनपीएम। यही चीज जो है क्या बन जाती है आपकी बिगर एम। अब जो बड़ा एम होता है वो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बड़े एम को कैसे डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू में आई इंटू ए, इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे भी क्या है, बड़ा एम ही माना जाता है। एम इज इक्वल टू में आई ए, या फिर एन इंटू में एन क्या है आपका, बेसिकली एन क्या है, एन क्या होता है कि एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वो लेंथ ले लो, वॉल्यूम ले लो, या फिर एरिया ले लो, वो अलग अलग चीज़ों के अनुसार अलग अलग बन जाता है। क्लियर। तो आपको सबसे पहले तो यही समझना है कि m इज इक्वल टू में आई ए, ये आपको याद रखना है रिलेशन। और पी एम किसके इक्वल होता है आपका, 2a m के इक्वल होता है। और m इज इक्वल टू में एन पी एम। क्लियर। इसी एम को जो है ऐसे डिनोट कर देते हैं आप। क्लियर। पीएम, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन नहीं पता होगा तो आप लोग कई जगह मार खा जाएंगे। क्लियर। यहाँ तक आप इस चीज में समझ लेके आगे। अब आगे बात जो करेंगे वो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है यूनिफॉर्मली, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली सेपरेटेड बॉडी, यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैटर। किसी मैटर को आप क्या कीजिए, मैग्नेटाइज्ड मैटर। अब आप किसी भी मैटर को लीजिए, कोई भी बॉडी ले लीजिए, आप उसको क्या कीजिए, यूनिफॉर्मली क्या कर दीजिए, मैग्नेटाइज कर दीजिए। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा, वो टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। टर्म्स बेसिकली क्या है, टर्म्स है आपकी कि अगर मैं किसी भी ऑर्बिट एटम को देखूं तो एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण, स्पिन मोशन के कारण या फिर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण, ऑर्बिटल मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट मोशन के कारण कोई भी जो एटम है उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है। तो उसी चीज को जो है मैग्नेटाइज कर देते हैं, उसी को जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिट्स है, वो जैसे जैसे उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है वैसे वैसे हम उसकी कुछ कमियां है फिर जो जानकारी है उसके बारे में वो प्राप्त करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि एन क्या होता है। यहाँ पर एन, यहाँ पर क्या है, बिगर एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स है। क्लियर। एन, यहाँ पर आपको एक टर्म यूज करने को मिलेगी, दैट इज एन इंटू एम। ये टर्म आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे।
क्लियर, बेसिकली इस टर्म को जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये क्या है, व्हेन वी मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इन सेम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप जब मैग्नेटाइज कर देते हो किसी सब्सटेंस को, देन देयर इज एन सच डाइपोल्स इन यूनिट वॉल्यूम। मीन्स क्या है, एन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स जो बने हैं बाय में वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, ये है। तो ये क्या होगा, छोटा एन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स वो बड़े एन से रिप्रेजेंट हो गए पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरीके से इस चीज को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर जो बेसिकली एन यूज हुआ है वो ये होता है। तो यहाँ पर जो है आप इस चीज को बनाने के लिए एन इंटू एम यूज कर लेते हैं ताकि और कंफ्यूजन न बने। क्लियर, एन क्या है आपका, बेसिकली नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स है। क्लियर, और छोटा एन क्या है, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी रिच बॉडी के अंदर। अब तक हमने जो बात की है, हम कुछ भी बात नहीं कर चुके। अब तक हमें सिर्फ इतना पता चला है कि कोई भी एटम था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करने के कारण उसके मैग्नेटाइजेशन आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगी उसके अंदर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों आएगी, क्योंकि स्पिन मोशन में है या फिर ऑर्बिटल मोशन के अंदर है, और ये चीज़ अपन अभी तक डिस्कस की है। क्लियर है। टोटल जो एम है वो मैंने बताया कि अब तक जो एम आएगा इसके अंदर, टोटल जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो क्या आएगी, एन इंटू एम आएगी। क्लियर। अब अगली जो चीज़ आप इसके अंदर लिखते हैं, अगली इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं। यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज हो गई ये बॉडी, किसी भी डायरेक्शन में आप इसे यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज कर दीजिए। क्लियर, डोंट मैटर कि ये कोई भी एक बॉडी थी। क्लियर, इस बॉडी की कुछ खासियत होंगी, मैं इसे सबसे पहले तो कुछ ड्रान कर लेता हूँ बेसिकली, ताकि ये अपने को पता चल जाए क्लियरली हो क्या रहा है इसके अंदर। ये एक मोटाई वाली बॉडी है। क्लियर, अब इसके अंदर मैंने लिया कि जो ये बॉडी है अपनी, इसकी डी वाई तो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये ऐसे 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 जो ये लेंथ है, ये इसकी क्या है, डी वाई है। डी वाई इसकी लेंथ है और डी एस इसका सरफेस एरिया है। क्लियर है, डी एस क्या है, इसका सरफेस एरिया है, डी एस। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को, डी एस सरफेस एरिया है। अब हमने इसके अंदर देखा, हमने जब देखा तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से थी। इसके अंदर क्या था, इस बॉडी के अंदर इस तरीके से रेक्टेंगल्स बने हुए थे। क्लियर, बॉडी ऐसी थी ये कुछ। क्लियर, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल्स बने हुए थे। इसे आप ध्यान से देखें तो ये डिस्क सी लग रही है आपको, कुछ इसकी मोटाई लग रही है और फिर ऐसी लग रही है जैसे पापड़ सा नहीं होता, उस प्रकार का हो रहा है। क्लियर, ऊपर जो है रेक्टेंगल्स है। अब हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि एम क्या होता है। एम क्या होता है आपके पास, हमने अभी स्टडी किया था, ये होता है। क्लियर, तो इसी चीज को एम को हम क्या लिखते हैं, एन इंटू डीवी, डीवी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा आपका, जो मैंने लेंथ ली इंटू ये ली एरिया, एन इंटू में डी वाई डी एस और एम। क्लियर, तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन एम और डी वाई डी एस। पहली बात तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ये चीज बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए हैं, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले एक वॉल्यूम के लिए ले लेते हैं, जब एन है, एन जब है 1 है। क्लियर, जब एन 1 दिया हुआ है तो ये आ गया एम डी वाई इंटू डी एस। क्लियर है ये चीज, एन जब 1 दिया हुआ बस सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए। अब इस ट्रायंगल में से मैंने छोटू मोटू ट्रायंगल निकाल लिया, एस ले लिया, इसे S2 ले लिया, S3 जो भी लेने थे। अब मैंने इसके अंदर जब करंट देखा तो वो करंट इस डायरेक्शन में था, पूरे के अंदर जो करंट था वो कुछ इस तरीके से ही फैल रहा था। अब मैंने इसी को जो है बाहर बना लिया आपके लिए, इस रेक्टेंगल को, ताकि अंदर कंफ्यूजन ना हो। अब जो करंट ऐसे जा रहा है, इस पिलर के अंदर ऐसे जाएगा, इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर ऐसे, सिमिलरली इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर ऐसे, और इसके अंदर ऐसे ऐसे, इसके अंदर ऐसे ऐसे और ऐसे 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 रोटेट होगा। अब आपने देखा कि ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये तो कैंसिल हो गया। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो इसे करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला जो एरिया वो सारा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक चीज बचेगी, रिबन टाइप शेप। मतलब जो इसके अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा ना, जितना भी इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, ये लाइंस वगैरह है, ये सारी एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगी इस फिगर की तरह। जब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन में लेना करंट पूरे के अंदर, ये सारा हो गया रब। अब जो चीज बचेगी इसके अंदर वो सिर्फ ये रिबन टाइप शेप बचेगी। जो ये रिबन टाइप शेप है ना इसकी, जो मैं इसको ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको पेंसिल से, ये जो शेप बची ये बचेगी, इसी इसके अंदर जो है करंट आएगा, इसी इसके अंदर जो है इसका करंट आएगा। अब हम बेसिकली क्या जानते हैं, हम जो है अपना मैग्नेटाइजेशन जानते हैं, हम जो एम जानते हैं, एम छोटे एम से मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मैं वहाँ बड़े एम से रिप्रेजेंट किया था, मैंने एम इजक्वल टू में आई एम लिखा था। क्लियर, सॉरी आई इंटू ए लिखा था, तो इसे अब हम छोटे एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि ये अलग रखे और ये अलग रहे। तो इसे मैंने जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, छोटे एम को मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, करंट
इंटू एरिया, एरिया मैंने ds ले रखा है, तो ये हो गया। दूसरी इक्वेशन ये आ गई, पहली इक्वेशन ये आ गई। क्लियर, पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई, और पहली इक्वेशन वो आ गई। इस तरीके से हमने जो है इसमें ये चीज़ बना ली। ये चीज़ समझ गए कैसे आई है कैसे नहीं आई है, करंट ये एरिया वगैरह निकालने सीखे। अब जो है आपको पता चला, आपने जब इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो ये चीज़ और ये चीज़ जब हमने कंपेयर की, ये चीज़ बेसिकली और ये चीज़ हमने जब कंपेयर की, तो अपने को कुछ चीज़ मिलेगी। क्लियर। पहली बात तो हम यहाँ पर जो है एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। अपना जो अपन निकाल रहे हैं दैट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मतलब छोटा m, और यहाँ पर बड़ा m यूज करेंगे, dy और ds। क्लियर, इस तरीके से लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, तो आई डी एस किसके इक्वल आ गया, m dy ds वेक्टर के, और तो इससे ये सरफेस एरिया कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आई किसके इक्वल आ गया, m dy के। ये चीज समझ गए। अपन ने क्या लिया है, कोई भी एक सरफेस ले रखा था, ऐसी बॉडी ले रखी थी, उसके अंदर अपने करंट देखा, तो करंट पता चला रिबन शेप में है, सिर्फ रिबन शेप के अंदर था करंट, और जो करंट था वो पूरे पूरे रिबन शेप के अंदर था। तो हमने एक स्मॉल रेक्टेंगल पीस कंटेन किया, जिसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल था दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम जो हो एक छोटे से रेक्टेंगल का क्या था, मैग्नेटाइजेशन था। क्लियर, वो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा क्या उस चीज का, जो पूरी की पूरी जो मैग्नेट है पूरे का पूरा एम, बड़ा एम इंटू में ds और dy, जो उसकी पूरी यूनिट वॉल्यूम है, n को हमने 1 रख लिया। क्लियर। दूसरा, हम खुद ही जानते हैं कि m किसके इक्वल होता है, i इंटू एरिया होता है। क्लियर, i इंटू एरिया होता है। एरिया को मैंने यहाँ ds से रिप्रेजेंट किया, तो ये चीज़ बन गई उससे, और दोनों को कंपेयर करके मेरे पास ये चीज़ आ गई। क्लियर। दूसरी जो चीज़ अगर मैं बात करूँ, दूसरी चीज़ पे अगर मैं बात करूँ, तो दूसरा मैं जानता हूँ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी के बारे में अगर मैं दूसरी बात करूँ, तो आप आज किसके बारे में जानते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जेस वो क्या होगी, यहाँ पर करंट पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन इसमें तो अपन सिर्फ रिबन शेप आएगी ना, तो रिबन शेप की तो सिर्फ लेंथ होगी, उसका तो एरिया होगा ही नहीं। ये चीज समझने वाली है यहाँ पर भाई, ये सारी चीज अंदर से नेग्लेक्ट हो गई, एक दूसरे ने ये चीजों को कैंसिल कर दिया, तो अपने पास जो चीज आएगी ना वो तो सिर्फ एक रिबन टाइप शेप आएगी ना, और रिबन का कोई एरिया होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ होगा नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है, तो बाहर बाहर वाली चीज आएगी। बाहर वाली dy है, लेंथ है, तो एरिया की बजाय हम इसमें क्या यूज करते हैं भाई, में dy यूज करते हैं, dy। क्लियर। अब आपको पता चल रहा है, ऊपर में अगर मैं आई ये लिख दूं, आई इंटू में जेएस dy, कोई गलत नहीं है, इसी को मैंने इधर लिख लिया। और जब इस इक्वेशन को मैं इसके अंदर पुट करूं, तो जेएस dy किसके इक्वल आ गया, m dy के इक्वल आ गया, इससे कैंसिल, ये आ गया। m क्या है, बड़ा m क्या है, मैग्नेटाइजेशन, उस पूरी बॉडी की मैग्नेटाइजेशन बड़े m से रिप्रेजेंट की गई है, और छोटे m क्या है, जो उसकी अकेली मैग्नेटाइजेशन है। इस चीज को समझ लो भाई, जो m है वो पूरे बॉडी का मैग्नेटाइजेशन है, वो जो छोटा m है वो सिर्फ एक रेक्टेंगल का मैग्नेटाइजेशन है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि अगर किसी भी बॉडी में यूनिफॉर्मली, ये क्या थी, एक यूनिफॉर्म बॉडी है, इसके अंदर कोई भी अलग नहीं है, पूरी बॉडी यूनिफॉर्मली, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज की जाती है, तो उसके अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन होगी, जितनी उसकी करंट डेंसिटी होगी, जितनी उसकी सरफेस चार्ज, सरफेस एस किसके लिए डिनोट हो रहा है, सरफेस, सरफेस करंट डेंसिटी जितनी होगी, उतनी ही वो बॉडी क्या हो पाएगी, मैग्नेटाइज हो पाएगी। मतलब उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो कितनी आएगी, जितनी उसकी सरफेस करंट डेंसिटी होगी। ये था यूनिफॉर्मली चार्ज। किसी भी बॉडी को अगर हम यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज करते हैं, तो इस तरीके से आपको मैग्नेटाइज करनी होगी। ये चीज़ समझ गए हो, तो अब हम क्या करते हैं, हम नॉन यूनिफॉर्मली ले लेते हैं भाई, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो बॉडी है नॉन यूनिफॉर्मली अगर मैग्नेटाइज की जाती है, बॉडी थोड़ी मेरे से गलत बन गई, आपको जो पीडीएफ में नोट्स दिए गए उसके अंदर ये बहुत क्लियर से लिंक बनी हुई है, आप किताब के अंदर भी देख सकते हैं। ये मतलब क्या है कि एक ऐसी बॉडी रखी हुई है, जैसे ये पेन है, ये पेन ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक्स एक्सिस है, मान के चलो ये कोई भी बॉडी है जो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे रख दी। क्लियर। अब मैं मैग्नेटाइजेशन कहाँ कर रहा हूँ, मैं मैग्नेटाइजेशन कर रहा हूँ पहले वाई एक्सिस के अंदर। ये चीज समझ लेना, पहले बॉडी किस साइड रखी हुई है, एक्स एक्सिस की तरफ, और मैग्नेटाइज कर रहा हूँ मैं वाई एक्सिस की तरफ। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी इसकी जेड एक्सिस की तरफ, जो इन दोनों के क्या होगी आपकी बेसिकली परपेंडिकुलर। क्लियर, जो क्या होगी बेसिकली इन दोनों के परपेंडिकुलर, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इस चीज़ को समझ लेना भाई। सबसे पहले तो ये चीज़, ये फिगर समझ आया नहीं आया भाई, कोई भी बॉडी थी वो एक्स एक्सिस के अलोन रखी हुई है, मैग्नेटाइजेशन वाई एक्सिस की तरफ कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आएगी। क्लियर।
तो अगर अब हम जानते क्या है, हम पीछे जो हमने निकाला था, अभी जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, तो हमने एक चीज़ निकाल ली थी कि मेरा जो करंट था ना, वो करंट किसके इक्वल आया था, जे एस डी वाई के इक्वल आया था। आया था भाई साहब, बिल्कुल आया था। अब मैग्नेटाइजेशन करते समय हमने देखा जो ये बॉडी थी ना, इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन थी वो एम वाई थी। इसके नॉन यूनिफॉर्मली मतलब बढ़ेगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन थी वो या तो बढ़ेगी डेल्टा एम वाई डी वाई, या फिर घटेगी। यहाँ पर क्या होगा, डबल टाइम घटेगी या फिर बढ़ेगी। हम जो है इसमें केस यूज करेंगे वो बढ़ने वाला यूज करेंगे। क्लियर, ऐसे चलती जाएगी। मतलब यहाँ पर कुछ अलग मैग्नेटाइजेशन आएगी, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग। क्लियर, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये करंट था ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। क्लियर, सही सी बात है। इसके अंदर जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पर ये जो करंट है आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। पिछली वाली फिगर के अंदर जो ये चीज थी ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, मतलब जो चीज थी ये जो था ये इसको कैंसिल कर रहा था पीछे वाले केस में। लेकिन अब की बार क्या हुआ, ये जो चीज है ये इसे कैंसिल नहीं कर पाएगी। क्यों कैंसिल नहीं कर पाएगी, क्यों बताओ, रीजन बताओ क्यों कैंसिल नहीं कर पाएगी। रीजन ये है ये कैंसिल करने वाले का, क्यों, क्योंकि अब की बार मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर ज्यादा है। अगर हम प्लस वाला केस करें तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, मतलब इसके अंदर करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मीन्स इसके अंदर करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा होगी। क्लियर, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, वही डिफरेंस अपन निकालेंगे। तो इस तरीके से लिख लिया। अब जो इसके अंदर डेल्टा एम वाई है वो क्या हुआ सर, डेल्टा एम वाई मतलब मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, करली एम वाई किस डायरेक्शन में कर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस में, करली एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इसकी ब्रेथ लेंथ है, डेल्टा वाई इसकी क्या है, ब्रेथ है, और डेल्टा जेड क्या है, इसकी हाइट है। क्लियर, ये चीज समझ आई। डेल्टा एम वाई करली एम वाई अपॉन करली एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर, ये चीज आप लोगों को यहाँ से क्लियर समझ आ गई कैसे यूज करनी है ये। यहाँ पर जो है उसे एज इट इज यहाँ लिखिए, इस चीज को कर लिया अपन जिस जिस एक्सिस के अलोन रखा उसके, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगी किसके अलोन हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, बॉडी रखी कहाँ हुई है एक्स एक्सिस में, इंटू डेल्टा एक्स जो इसकी ब्रेथ थी। क्लियर, ये मैग्नेटाइजेशन आ गई आप लोगों के पास इसकी। क्लियर, इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है ये आ गई डेल्टा एम वाई की। अब अगर हम सबसे पहले बात करें सर, सबसे पहले इनिशियल करंट देखें, इसे मैं नाम दे लेता हूँ फर्स्ट ब्लॉक का, इसे दे देता हूँ सेकंड ब्लॉक, इसे बोल देता हूँ थर्ड ब्लॉक। अपने को सिर्फ करंट का डिफरेंस निकालना है, करंट का डिफरेंस। अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक देखूँ तो एम वाई क्या है, एम वाई दिया हुआ सर, एम वाई डेल्टा एक्स डेल्टा ये। क्लियर है, तो मेरा जो करंट आएगा, मेरा जो करंट आएगा बेसिकली, मेरा जे एस किसके इक्वल आया था, मेरा जे एस अगर मैं यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज देखूं तो मेरा जे एस एम के इक्वल था। क्लियर, तो मैं वहां पे चेंज कर सकता हूं। तो आई को मैं क्या लिख दूंगा, एम एम वाई लिख देते हैं हम, इसमें एम वाई लिख देते हैं, एम वाई डी वाई। क्लियर, तो यहाँ पर जो है एम वाई की वैल्यू रख दो, तो डेल्टा एम एक्स सॉरी डेल्टा एम वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा सॉरी करली एक्स है ये, करली एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्लियर, इनटू में डी वाई। ये आ गया मेरा फर्स्ट ब्लॉक का। अगर मैं सेकंड ब्लॉक का निकालूं तो सेकंड ब्लॉक के अंदर करंट क्या आएगा, मैग्नेटाइजेशन होगा क्या, मैग्नेटाइजेशन मतलब डेल्टा एम आ गया। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू डेल्टा एम की है। तो यहाँ पर तो अपने को एम वाई ही यूज करना है ना सिंपली, यहाँ पे क्यों यूज करेंगे इसे, तो ये चीज नहीं आएगी। क्लियर, ये चीज आप डेल्टा एम वाई में यूज करेंगे, इस चीज को याद रखना। मेरी गलती से आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि क्या यूज करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा नहीं है, तो इस वैल्यू को यहाँ यूज नहीं कर सकते। यहाँ यूज करेंगे क्यों, क्योंकि सेकेंड ब्लॉक में ये चीज हो रही है, सेकेंड ब्लॉक में ये चीज हो रही है, तो मैंने इस चीज को किस तरीके से कर ली, एम वाई और कर ली एक्स डेल्टा एक्स ये लिख लिया। अब जब मैंने ये चीज़ लिखा, मैं इस चीज़ को क्या रखूँगा, अब मैं करंट निकालूंगा तो मेरे पास मैग्नेटाइजेशन ये है, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू ये आएगी, तो मैं इस वैल्यू को वहाँ पर क्या रखूँगा, रख दूंगा। ये क्या है मेरे सेकंड ब्लॉक का, ये मेरे फर्स्ट ब्लॉक का था। क्लियर, ये सेकंड ब्लॉक का निकालूँ इंटू डी वाई। अब मेरे को अगर दोनों के अंदर डिफरेंस निकालना है तो इसमें से जो ज़्यादा होगी उसमें से मैं कम वाला घटा दूंगा, मतलब मैं I2 के अंदर से I1 करंट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये क्या आएगा अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ, प्लस डेल्टा एम वाई डेल्टा एक्स डी वाई। क्लियर,
डेल्टा एक्स जो डी वाई है ये क्या डिनोट करता है, ये भी स्मॉल चेंज को डिनोट कर देता है, तो इसको भी हम डेल्टा एक्स वाई डिनोट कर सकते हैं। क्लियर, डेल्टा एक्स को भी हम डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या बताती हैं, स्मॉल चीज़ को ही बताती हैं। क्लियर इस चीज़ को। और यहाँ से इसके बाद अगर हम चेंज करें तो दूसरी पहली वाली करंट की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, सॉरी ये एम वाई डी वाई, तो ये चीज़ कैंसिल, मतलब जो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा करंट का वो क्या आ गया, एम वाई डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स और डेल्टा सॉरी डी वाई। ये चीज़ किस किस को समझ आ गई भाई, करंट का डिफरेंस क्या आ गया। अपने को तो निकालनी क्या है, अपने को निकालने से मतलब क्या है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी के लिए क्या चाहिएगा, जो डी एस इंटू डी वाई। अगर हम इसका एरिया क्या लें, एरिया ये अगर मैं निकालना चाहूँ होती क्या है वो चीज़, ये बताओ मेरे को सबसे पहले, होती क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। एरिया क्या आएगा, ये बॉक्स अगर रेक्टेंगुलर टाइप है, इसकी लेंथ एल है और ब्रेथ डी वाई है, तो क्या आएगा, डी एक्स डी वाई, एरिया ये हो जाएगा। और करंट की वैल्यू अपने को पता है ये है, और डी वाई को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, डी वाई को हम डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम लिखें करली एम और करली एक्स, करली एम और करली एक्स और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, बाई में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये दोनों चीज़ें तो एक दूसरे कैंसिल। तो जो जेड जेड मैंने बता दिया था कि इसके अलोन आप इसको रख रहे हैं, ये मैग्नेटाइज इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो सरफेस करंट डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। क्लियर है, इस बात का आप समझ गए। तो ये जो आएगा दैट इज एम वाई और डेल्ट कर ली, ये वैल्यू आ गई अपने पास जे जेड की। क्लियर। अब ये जे जेड की वैल्यू तब आई है जब ये सब्सटेंस अपना जेड एक्सिस के लोन रखा हुआ है, मैग्नेटाइज वाई एक्सिस में हो रहा है। अगर मैं ये चीज रिपीट कर दूं, वापसी उल्टी कर दूं इसी चीज को, मीन्स मैं क्या करूं, अब जो सब्सटेंस कंपाउंड है मेरा, जो बॉक्स है, इसे मैं रख दूं वाई एक्सिस में, मैग्नेटाइज करूं जेड एक्सिस में, तो करंट डेंसिटी तो मेरी इसी साइड आएगी, बट आएगी किस साइड, नेगेटिव जेड एक्सिस की। क्लियर, एक में अगर पॉजिटिव आ रही तो दूसरी में तो नेगेटिव आनी ही है, इतनी बात तो तुम समझते हो। मतलब पहले कंपाउंड किस तरह रखा होता है, एक्स एक्सिस में, अब किस में रख दिया मैंने, वाई एक्सिस के लोन। इसी बॉक्स को ऐसे बना देना, इस तरफ है बनाना जरूरी नहीं है, अब बता दीजिए इस साइड रख दिया, मैग्नेटाइज जब एक्स एक्सिस के लोन किया। अब मैग्नेटाइज जब एक्स एक्सिस के लोन किया तो इसी, अब प्रूफ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट निकाल देंगे। अब ये कहाँ था, जब उसके अंदर रखा हुआ था, तो अब हमने कहाँ रख लिया, वाई एक्सिस के, इसको वाई Z1 से रिप्रेजेंट कर लो, इसको Z2 से रिप्रेजेंट कर दो। क्लियर। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्स का लोन आएगा, और रखा कहाँ हुआ, वाई का लोन, लेकिन आएगा सारा नेगेटिव। ये चीज़ समझो, आएगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगा, इस वजह से आएगा कि ये कंपाउंड ऐसे गया, सॉरी ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर पहले वो जेड एक्सिस की लोन पॉजिटिव ऊपर की साइड हो रही थी, तो अब वो जेड एक्सिस की लोन नेगेटिव साइड जाएगी। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को भाई, ये चीज़ समझ आ गई। ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को समझ गए, मतलब ये आ गया। अब अगर हम टोटल बात करें, टोटली बात करें इसकी, एक तो ये आया है सर, तो दोनों का अगर मैं सम करूं, तो अगर नेट निकालूं, मैं अब नेट निकालूं इसके अंदर, सॉरी नेट निकाल लूँ, जे जेड नेट निकालूं, तो J1 प्लस J2 करना पड़ेगा मेरे को। तो जे जेड क्या आएगा, जो J1 है मेरा, J1 आया करली एम वाई अपॉन करली एक्स, और ये क्या आया मेरे पास, करली एम एक्स अपॉन करली वाई। ये आ गई मेरे पास जे जेड की वैल्यू। क्लियर, ये आ गया मेरे पास जे जेड। अब जे जेड से तो काम चलेगा नहीं भाई, अकेले जे जेड से तो घर चलेगा नहीं, क्योंकि जे एक्स भी चाहिएगा, जे वाई भी चाहिएगा। तो मैंने इसे एक तरीके से ऐसे लिखा, और करली एम एक्स। अब आपको लिखना क्या है, अब आपको लिखना है सिमिलरली, बस लिखना कुछ नहीं है, सिमिलरली। अब ट्रिक बताता हूँ अगले क्वेश्चन, आगे आगे इन चीज़ों को निकालने की। जेड यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, मतलब एक्स वाई जेड ऐसे लिखो। तो जेड के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। तो यहाँ पे जेड आया तो जेड के बाद एक्स आ रहा था, ये आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जे एक्स, तो बाय में यहाँ पे एक माइनस का साइन यहाँ पे ऐसे लिखा लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा, क्योंकि एक्स के बाद जेड आएगा, वाई आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, जेड आएगा। तो जो यहाँ आया उससे अपोजिट चीज़ ऊपर लिखी हुई है, अपोजिट चीज़ मतलब ये वाली यहाँ लिखी हुई है, और ये वाली यहाँ लिखी हुई है। ये चीज़ बन गई आपके पास करली जे जेड की। और करली वाई की क्या बनेगी, करली वाई की आप लोग मेरे साथ बोलिए, यहाँ क्या आएगा जेड, यहाँ क्या आएगा करली एक्स, और यहाँ क्या आएगा करली एम एक्स, और यहाँ क्या आएगा करली
एम जेड, ये वैल्यूज आ गई। अब मेरा टोटल करंट डेंसिटी क्या आएगा, जे में अगर टोटल लिखूं, जो आई एक्सिस के लोन आएगा, जो वाई के आएगा, जो जेड के आएगा, मतलब के कैप, आई कैप, जे कैप, इन चीज के लोन। मतलब पहले तो हमने इस तरीके से रखा, तो उसी सब्सटेंस को जो बॉडी थी हमने एक बार एक्स में रखा, एक बार वाई में, फिर एक बार जेड में रखेंगे, एक बार एक्स में रखेंगे, इस तरीके से उसको चेंज करके 6 पोजीशंस बनेगी। तो अब 6 थोड़ी लिखोगे तुम लोग, तो इस चीज को निकालो, एक चीज को प्रूव करो, बाकी को सिमिलरली लिख दो। बाकी चीज भी तो सिमिलरली होगी, साइंटिस्ट भी तो इतने पागल नहीं है, पेपर चेक करने वाले भी तो इतने पागल नहीं है ना, इतनी चीज को थोड़ी प्रूफ करवाएंगे। तो इसी चीज को हमने ऐसे लिख लिया। तो इन चीजों को जब इसके अंदर लिखा गया, इन्हीं वैल्यूज को जे एक्स, जे वाई, जेड जेड की वैल्यूज को यहाँ पे लिखा गया, तो करली एम जेड, करली वाई, करली एम वाई, करली जेड, आई कैप, और ये बची यहाँ पर जो वाई की वैल्यू रखी, करली एम एक्स, करली जेड, करली एम जेड, करली एक्स, के कैप, और प्लस अगर यहाँ पर जे जेड की वैल्यू रखें, दैट इज करली एम एक्स वाई, और करली एक्स, करली एम एक्स, करली जेड। देख लेना कोई गलती ना होगी, सॉरी ये गलती कर दी ना, जे कैप, और यहाँ क्या आएगा, के कैप। क्लियर। तो ये क्या आ गया, अपना जे आ गया। अब हमने जब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखा, जमाड़ का ध्यान से देखा, तो अपने को ये बात पता चल गई, ये तो दिया हुआ है करली ऑफ एम वेक्टर, मतलब ये तो ये दिया हुआ है भाई साहब। इस चीज़ को हम प्रूव भी कर देते हैं, कोई बात नहीं है, वीडियो तो लंबी हो ही रही है, क्या फ़ायदा है फिर अगर हम समझ ही ना आए आप लोगों को। तो इस चीज़ को एम एक्स, एम वाई, एम जेड लिख लीजिए, और यहाँ पर लिख लीजिए। अब ऐसे नहीं लिखना, क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिए तो मतलब गलत है। अगर हम पहले ये चीज़ लिख रहे हैं तो पहले इसी चीज़ की वैल्यू लिखो। तो आई जे के, कर ली अपॉन कर ली एक्स, कर ली अपॉन कर ली वाई, कर ली अपॉन कर ली जेड, और ये आएगा एम एक्स, एम वाई और एम जेड। अब जब इसकी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करोगे ना, तो आपको यही मिलेगा, गारंटी है, 100% गारंटी, कोई दबाव ही नहीं है। क्लियर है। तो आपको ये चीज़ अब पता चल गई होगी भाई ये कैसे आया, कैसे नहीं आया। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को, वन शॉट में चीज़ समझ आ गई। हमने जो है यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज बॉडी के लिए किया, फिर नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज बॉडी के लिए हमने किया, और दोनों में क्या है, हमने करंट डेंसिटी जो है पहले वाला अगर आपको रिलेशन पता है तो दूसरे वाला तभी आएगा आप लोगों को। क्लियर। तो इसके बाद हम कुछ इसकी जर्नल डेफिनेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको मेनली 4 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई, किसी भी बॉडी से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती थी, वैसे ही किसी बॉडी से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती है, उसी चीज़ को जो है हम बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। किसी बॉडी से कितनी जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हुई, तो इस चीज़ को डिनोट कैसे किया जाता है, दैट इज बेसिकली बाय दिस सिंबल फाई बी इजक्वल टू में बी ए। यूनिट सर यूनिट होती है इसकी वेबर, वेबर, वेबर इसकी यूनिट होती है। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम पूछें बी क्या होता है सर, बी क्या होता है, तो फ्लक्स बाय एरिया, फ्लक्स बाय एरिया, तो फ्लक्स की यूनिट वेबर है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी अपन निकाल देते हैं। वैसे टेस्ला और गोज होती है, हमने पिछली वीडियो के अंदर यूनिट 3 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अगर हम सर फोर्स के साथ में इसका बी का रिलेशन बैठाएं, तो फोर्स के साथ क्या आएगा, फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, हम कल बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बी लिखें तो क्या आएगा, एफ बाय में क्यू वी बी, सॉरी क्यू बी साइन थीटा। ये फोर्स के साथ भी रिलेशन निकाल दिया मैंने। क्लियर। तो इसके बाद अगर हम इसके अंदर कुछ एक रिलेशन बनाएं, अगर हम एक सोलेनोइड लें, सोलेनोइड, ये मैंने एक सोलेनोइड ली, ये एक मैंने जब सोलेनोइड ली तो इसके अंदर मैं बी, इसका पूरे का मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, इसके अंदर बी नोट ले लेता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड, जब इसके अंदर मैंने कोई मटेरियल इंसर्ट नहीं किया। तो आपको पता है एन म्यू एन आई था, म्यू एन आई इसके अंदर क्या आया था, मैग्नेटिक फील्ड आया था। क्लियर ही बात है भाई, म्यू एन आई आया था। और जब मैंने इसके अंदर एक मैग्नेटिक मैटर रख दिया, मैग्नेटिक मैटर रख दिया इसके अंदर, इसी सब्सटेंस के अंदर मैंने कोई मैग्नेट की जैसे कोई आयरन की रोड रख दिया, कुछ और रख दिया, तो मेरे पास कुछ और आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया म्यू नोट एन आई एम। करंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो वो करंट क्या हो गया, आई एन एम हो गया। तो दोनों का अगर मैं नेट निकालूं तो बी इफेक्टिव बोलते हैं उसे, बी इफेक्टिव वो क्या आएगा, बी नोट प्लस बी। तो बी नोट क्या है, म्यू एन आई है, प्लस ये क्या दिया हुआ है, म्यू एन आई एम दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास म्यू आएगा कॉमन, और एन आई प्लस एन आई एम आएगा। क्लियर। वैसे तो एन भी आ सकता है, लेकिन एन अपन निकालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ जनरल टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे।
क्लियर। तो जो ये m होता है, ये जो n इंटू आई एम हुआ, जब किसी मैग्नेटिक मैटर को किसी चीज़ के अंदर, किसी सोलेनोइड के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर रखा जाता है, तब उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है, उस चीज़ को जो है बेसिकली आप लिखते हैं m, बड़े m से लिख देते हैं। अभी बताते हैं बड़ा m होता क्या है। जैसे आपने पढ़ा हुआ डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यूनिट नंबर 2 के अंदर आपने डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ा हुआ भाई वर्ड, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो उसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी वहां शुरू में देखो, शुरू में भी आया था ना ये, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या बोलते हैं आप, बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है ये कि किसी भी बॉडी के अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हुई जब उसने अपने मैग्नेटिक फील्ड दिया। मतलब क्या है, किसी बॉडी को आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज, कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हुई, वो चीज एम है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इस चीज को जो है एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। और एन एच क्या होता है सर, इसे लिखा जाता है एच से, एन आई। ये क्या होता है सर, ये होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी नहीं होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो ये होता है। और ये क्या होता है, इंटेंसिटी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होती है, जो एच होता है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब समझो, इस इन दोनों चीज़ों को समझ लो। क्या होता है कि भाई अगर आप यानी किसी बॉडी में, ये कोई बॉडी थी, इसके अंदर अपने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस करनी थी, तो जिस प्रॉपर्टी, जितना मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया वो था एच, और जितनी इसके अंदर प्रोड्यूस हुई इंटेंसिटी वो थी एम। क्लियर है, एच और एम समझ गए। जितनी मैग्नेटिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देते थे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के अंदर चार्ज की सेपरेशन के लिए, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, यहाँ पर उतना ही क्या देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जितनी इंटेंसिटी आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया उसे रिप्रेजेंट किया एच से, और जितनी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसे एम बोल देते हैं। क्लियर। तो सिमिलरली जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती क्या है, ये बेसिकली ये होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोला जाता है, आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोला जाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल भाई में कंप्लीट वॉल्यूम, कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम जो है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है, उसी प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर दूंगा ये होता कैसे है। क्लियर। तो इस चीज़ के लिए अपन लिखते हैं कि एम जो है मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या है, एम जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, लाइक मैंने इसे पी एम से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये होता क्या है, एम इंटू में एरिया, या फिर करंट इंटू में एरिया ले लो, करंट इंटू में एरिया ले लिया। क्लियर है। और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू में लेंथ। क्लियर। और इसके अंदर मान लो भाई एन नंबर ऑफ क्या थे, एन नंबर ऑफ डाइपोल्स थे इसके अंदर, एन नंबर ऑफ डाइपोल्स थे, तो एन आई एम लिख देंगे इसे, बाई में एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसल, तो एन इंटू आई इंटू एल, एन आई इंटू एल। क्लियर। तो इस चीज़ को यहाँ से समझिए भाई, एन इंटू एल क्या होता है। अब एन बाई में एल हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स बाई में एल, पर यूनिट लेंथ छोटे एन से रिप्रेजेंट हो जाता है, तो पी जो यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन है वो एम से रिप्रेजेंट हुई, तो एन इंटू आई। क्लियर, एन इंटू आई। तो इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे बताया गया, मैंने इस चीज़ को बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंड्यूस हुआ, तो उसके अंदर बी इफेक्टिव को ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद जो ये चीज़ थी, दिस इज योर एन इंटू आई क्या होता है, एन इंटू आई एच होता है, जितना आपने करंट दिया और उसके अंदर इंड्यूस कितना हुआ, इंड्यूस आई एम, इस चीज़ से इंड्यूस लिखा जाता है। और पैदा मतलब जो पहले से था एन इंटू आई, मतलब एच जितना आपने दिया कितना उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, एच जितना आपने उसको दिया। क्लियर। आगे हम बी एच कर्व भी पढ़ेंगे लास्ट के अंदर। बी एच कर्व भी यही होता है, बी एच कर्व में कुछ इस तरह का जो है आपका ग्राफ देखने को मिलता है, वो वहीं पे बताएंगे क्या होता है, यहाँ पे इस चीज़ का डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आपको इतना पता चल गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। इसके बाद जो है हम बात करते हैं सर मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। जैसे हमने यूनिट 2 के अंदर कुछ टर्म्स की बात की थी, उसी प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की।
परमेबिलिटी की परमेबिलिटी, वहाँ परमेबिलिटी होता है, यहाँ परमेबिलिटी होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो ये चीज़ है कि आपका जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के। एच जितना आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया, मतलब जितना आप उसको एच दोगे, जितनी आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोगे, उतना ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इन चीज़ के कोफिशिएंट को हटाने के लिए हम एक यूज़ करते हैं एच। ये म्यू नॉट, इस म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। किसी मीडियम के लिए लिखना हो तो आप इसे ऐसे लिख देंगे, और इनका जो रिलेशन होता है सिमिलर होता है एज ए परमेबिलिटी के लिए इक्वल में, तो वो इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है ये चीज? इसके बाद आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? वो इस तरीके से साइन से डिनोट होती है। पता है ना, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी निकाला था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है कितनी उसके अंदर पोलराइजेशन हुई, जितना आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, जितना उसके अंदर कितनी पोलराइजेशन होगी, जितना उसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। तो यहाँ पे भी तो वही बात है भाई, अब आप उसे कितना दे रहे हैं, एच दे रहे हैं, और प्रोड्यूस एम हो रहा है। तो यही चीज़ तो ये होती है, यही चीज़ तो ससेप्टिबिलिटी होती है। तो इन चीज़ के कोफिशिएंट को हटाकर जो लिखा जाता है वही ससेप्टिबिलिटी होती है। तो एम बाई एच का जो रेशियो होता है उसे बेसिकली हम बोल देते हैं ससेप्टिबिलिटी या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? भाई वही बात तो है, जैसे हम किसी पोलराइजेशन, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं उतना ही उस किसी बॉडी के अंदर पोलराइजेशन आता है। तो वही बात है, जितना आप एच देंगे, इंटेंसिटी देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा देंगे उतना ही तो उस फील्ड के अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा ना, तो उतना ही तो ज़्यादा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर प्रोड्यूस होगी, मतलब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो इन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी को उठाकर हम यूज करते हैं ससेप्टिबिलिटी एच। क्लियर? ये जो ससेप्टिबिलिटी इनके जो है एज ए कोफिशिएंट, जो प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको आगे हम जो है 16 नंबर के क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, उस यूनिट के, उसके अंदर हम बताएंगे, उसके अंदर सिर्फ यही चीज काम आएगी आप लोगों को। ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, एम बाई एच का रेशियो ही ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। क्लियर है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्लियर है। अब सर हम ससेप्टिबिलिटी और म्यू आर का रिलेशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड म्यू आर। म्यू आर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच के रिलेशन को अब हम स्टडी करते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच के रिलेशन को अब स्टडी करते हैं। तो आप बी जानते हैं, बी क्या होता है? म्यू नोट एन आई प्लस एन आई एम होता है। बी इज इक्वल टू में म्यू नोट एन आई को क्या लिख लिया मैंने, एच लिख लिया, प्लस इसे एम लिख लिया। अगर मैं इधर ये चीज़ लिख लूँ, बी इज इक्वल टू म्यू नोट, सॉरी ये कुछ नहीं है, एच प्लस एम। अब मैं बी क्या जानता हूँ? बी मेरा जानता हूँ म्यू इंटू एच भी होता है, यहाँ से पढ़ा है हमने ऊपर। तो इसी चीज़ की बी की वैल्यू को मैं यहाँ रख लेता हूँ, म्यू इंटू एच, म्यू नोट एच प्लस एम। क्लियर? तो अब मैं क्या करता हूँ, इस म्यू को यहाँ ले आता हूँ और इस एच को यहाँ पे ले जाता हूँ, म्यू बाय में म्यू नोट और एच वन प्लस एम एच लिख लिया। तो ये चीज़ क्या बन गई मेरी, म्यू आर बन गई, और ये चीज़ क्या बन गई, 1 बाय ससेप्टिबिलिटी। ये रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में। 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन इन दोनों का। क्लियर? ये चीज़ ऊपर से एच होती है, एम होती है, म्यू नोट इसकी वैल्यू अपने को पता थी, यहाँ ले आया, बाय में ले आया, म्यू आर बन गया, वहाँ पे लेके आया तो एम बाई एच आपका ससेप्टिबिलिटी होता है। मतलब जो आपका किसी भी जो परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, वो क्या होता है, जो ससेप्टिबिलिटी है उसमें 1 ऐड आप कर दीजिए। मतलब किसी भी चीज़ का अगर बोल दिया भाई ससेप्टिबिलिटी 10 देर की है, और आप बताइए उसका म्यू आर कितना होगा, तो 11 होगा भाई। डायरेक्ट एक रिलेशन अपने को पता है इन दोनों के बीच में। क्लियर? तो अपन ज़्यादा इसका दिमाग नहीं लगाएंगे अपना। क्लियर? तो इसी बात हम अगली जो टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज योर ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। क्लियर? तो इस चीज़ को आप समझेंगे कैसे? सबसे पहले उसी चीज़ पे बात करते हैं कि निकालते कैसे। तो आप पीएम को क्या लिखते हैं, करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, करंट इनटू एरिया लिखेंगे। ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मतलब सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन में करंट इनटू एरिया वाला यूज करते हैं। क्लियर है? इसकी कोई भी सर्कल मान लो, उसकी रेडियस आर मान लो, कोई भी एक टाइप का ऑर्बिट है मान लो इस तरीके का। तो अब अपने को इसका एरिया भी पता है, पीएम क्या होगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बात पड़ गई सर करंट निकाल दो कैसे करके भी। और करंट क्या होता है आपके पास, करंट होता है सर चार्ज पर यूनिट चार्ज को मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा पर यूनिट टाइम। अब सर टाइम निकाल दो, टाइम कैसे निकलता है सर, टाइम निकलेगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी 2 पाई आर पूरे सर्कल सरकमफ्रेंस, और स्पीड क्या होगी v होगी सर। और बोलो भाई और क्या निकालें, और तो सर कुछ मत निकालो, आप ये वैल्यू यहाँ रख दो 2 पाई आर
बाई में v मतलब ई वी 2πr। ये आ गया इसका करंट, आ गया सर, बिल्कुल करंट आ गया। तो ये करंट की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो तो पीएम क्या आएगा, ई वी 2πr इंटू में पाई आर स्क्वेयर, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो पीएम जो आया दैट इज बेसिकली म्यू आर बाई 2। इसे याद रखना भाई, बहुत जरूरी है कि किसी ऑर्बिटल मोशन के कारण जो डाइपोल मोमेंट होती है, किसी इलेक्ट्रॉन की डाइपोल मोमेंट जो होती है, वो क्या होती है, ई वी आर बाई 2, ई वी आर बाई 2, ई वी आर बाई 2, ई वी आर बाई 2। क्लियर, अपने मुंह से एक बार वीडियो को देखते हुए बोलो ई वी आर बाई 2, ई वी आर बाई 2। क्लियर, ये चीज समझ गए। अब हम थोड़ी चीज और समझ लेते हैं, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे अपन इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई कैसे कर लेते हैं गुरु जी? मॉडिफाई देखिएगा आप ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे नहीं भाई आप इसको चमका लाए गाड़ी वाड़ी की तरह, नहीं। अब बोहर मॉडल क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होगा जो mvr होता है, और mvr जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, बोहर मॉडल की सेकंड पोस्टुलेट से nh/2π। क्लियर, अगर आपने इनऑर्गेनिक की वीडियो भी नहीं देखी तो इनऑर्गेनिक की भी देख लीजिएगा भाई, वो भी अपलोड हो गई है। तो mvr किसके इक्वल आ गया आपका, nh/2π के। क्लियर, तो यहां से अपने पास क्या आया था, आप जब ऊपर प्रूफ कर रहे तो ईवीआर आया था, ईवीआर बाय 2। अब थोड़ा आपको चमक आ गई, कि चमक क्या आई आपके पास कि वी और आर ये तो यहाँ भी दिए हुए हैं, ये सॉरी वी और आर यहाँ भी दिए हुए हैं और वी और आर यहाँ भी दिए हुए हैं, मतलब ये एम फालतू की चीज है, इस एम को क्या ले जाओ, बाय में ले जाओ, 2πm ऐसे आ गया, ये बाय में आ गया। तो इस वैल्यू को आप किसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो, जहाँ पे ई आर दिया हुआ है, तो ई एन एच बाय में 2πm, ये क्या आ गया, ये थोड़ा और एडवांस लेवल पे मॉडिफाइड चीज आ गई। क्लियर, जो प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह ही बात करते, मास वगैरह ही बात करते। क्लियर, अब इसी टर्म में जो ये इसी संशय में जो आगे बात करता है वो बेसिकली बात करता रहता है ये बोहर मैग्नेटोन की ये बात करता है, या जाइरो रेशो की ये बात करता है। बोहर मैग्नेटोन मैं बात कर लेता हूँ। बोहर मैग्नेटोन सबसे छोटी डाइपोल मोमेंट, स्मॉलेस्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी ऑर्बिटल मोशन, किसी भी ऑर्बिटल मोशन की स्मॉलेस्ट डाइपोल मोमेंट क्या होती है, बोहर मैग्नेटोन होती है। घबराना नहीं है, बोहर मैग्नेटोन शब्द कहीं भी दिखा मतलब सबसे छोटी मतलब n की वैल्यू 1। इस इक्वेशन के अंदर n की वैल्यू 1 रखो, मतलब pm क्या आएगा आपके पास, EH/2πr। अब यहाँ से देखो h की वैल्यू कांस्टेंट, e की कांस्टेंट, m की कांस्टेंट, पाई की कांस्टेंट, तो इन चीज़ की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ की जो इन सब की वैल्यू रख के निकाली गई वो आपकी कुछ इस प्रकार से आई। क्लियर है, बिल्कुल जमान ठास के ले लो, बिल्कुल एकदम से ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ये तो आपको डायरेक्ट याद ही रखनी पड़ेगी, और इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। क्लियर है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। यहाँ पे 2 थोड़ी आएगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा क्या, क्योंकि इसे जब इसके अंदर रखोगे तो एक 2 इसके साथ, एक 2 इसके साथ है तो 4 आएगा, 4πm आएगा ना। क्लियर, इन सब चीजों को जब इसके अंदर वैल्यू को अंदर रखा गया तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ये चीज बोहर मैग्नेटोन समझ गए भाई। कोई भी स्मॉलेस्ट डाइपोल मोमेंट, किसी भी चीज की स्मॉलेस्ट डाइपोल मोमेंट को क्या बोला जाता है, आपका बोहर मैग्नेटोन बोला जाता है। मतलब n की वैल्यू 1, इसके अंदर ये चीज रखा है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये जो मैंने आपको बताया। क्लियर है, यूनिट सिमिलर एज डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है वही मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। क्लियर, अब बात आती है ऑर्बिटल जाइरो मोशन, ऑर्बिटल जाइरो रेशो। अब तुम्हें इस वर्ड को सुन के बड़ा दुख हो रहा होगा, सर पता नहीं ये तो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं भाई। ऑर्बिटल जाइरो रेशो मतलब अनुपात, मतलब दो चीजों का आपस में संबंध, अनुपात मतलब उनका रेशो। क्लियर, तो यहाँ पर आप क्या जानते हैं, पी एम किसके इक्वल होता है, मैं बताऊंगा ये होता है क्या है, लेकिन ये चीज लिख लो, EVR/2 होता है। अब जो जाइरो रेशो होता है वो रेशो होता है किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम। समझ गए, जमा एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लो बाय में क्या ले लो, एंगुलर मोमेंटम है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर बाय में किसका, बाय में एंगुलर मोमेंटम का ये क्या होता है, रेशो होता है। क्लियर, यहाँ से इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से आप इसको समझते हैं, अपने पास पीएम दे रखा है, यहाँ पे बाय में एल लेके आना है, तो एक काम करो, दोनों साइड मास से गुणा कर लो, और एल क्या होता है, एम वी आर, तो ये आ गया एल और इंटू में ई 2m। क्लियर, तो एल को ले आया मैं बाय में, क्योंकि जाइरो रेशो निकालना था, जाइरो रेशो ने बोला था कि मेरे को निकालना है, तो ये चीज क्या होती है आपकी, जाइरो रेशो होती है।
क्लियर। ज़ीरो रेशो समझ गए क्या होता है? ज़ीरो रेशो बेसिकली क्या होता है आप लोगों को पता हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। ई बाय में 2m, ई बाय में 2m। क्लियर। ये डायरेक्ट अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा भाई ज़ीरो रेशो की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 9 × 1 × 10⁻³ चार्ज मास है ये, वहाँ भी कर रहे हैं × 10⁻⁻19। क्लियर। ये होता है ×2 × में 9.1 × 10⁻31। ऊपर ले जाओ आपकी ज़ीरो रेशो की एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। क्लियर। प्रोटॉन हो तो कोई और चीज़ आएगी, मास अलग हो तो वो चीज़ आप देख लेना। क्लियर। यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लेना। क्लियर। ये चीज़ आप लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताओ भाई, कमेंट के अंदर बता देना, मेल पे बता देना lovearmy947@gmail.com। क्लियर। ओके, तो अब हम कुछ बहुत बढ़िया आगे बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स की, जैसे फ्री करंट की या फिर बाउंड करंट की। अब फ्री करंट कुछ नहीं होता, ढिल्ले की चीज़ नहीं है फ्री करंट भाई। जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई लिमिटेशन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई लिमिटेशन ही, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तब जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं हमारा, फ्री करंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री करंट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं हो तब उसे, जब जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे फ्री करंट बोलते हैं। लेकिन जब हमने उसे ऑर्बिटल एटम्स के अंदर देखा, एटम्स के अंदर उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स वगैरह का कोई प्रतिबंध था, तब उस समय जो उसके कारण, जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे बाउंड करंट बोल देते हैं। बाउंड करंट, फ्री करंट ऐसे उजड़े रहते हैं बच्चे। क्या होता है फ्री करंट? कुछ नहीं होता भाई, जब चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, चार्ज इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तब जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उनकी मूवमेंट के कारण, वो आपका फ्री करंट है। लेकिन जब वो चीज़ बाउंड करती किसी चीज़ ने तो वो बाउंड करंट बन गया। क्लियर। तो इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने यूनिट 2 के अंदर कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस की थी, जैसे ये आप लोगों को याद हो, आप लोगों को तो कहाँ याद हुआ, ये हमने किया था, ये हमने किया था, यहाँ पे उनका यूज नहीं है, वहाँ पे भी हमने फ्री और बाउंड वर्ड यूज़ किया था। क्लियर। लेकिन अब जो हम चीज़ करने वाले हैं, हम करेंगे ये चीज़, हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि जे फ्री होगा और ये चीज़ जो होगी एच, ये जे बाउंड होगी, जे बाउंड होगी। ये दो चीज़ें अपन अब प्रूफ करेंगे। इस चीज़ को तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि याद करो शुरू में जब बताया था यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज, नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड बॉडी क्या होती है, यही चीज़ तो होती है, हमने वही चीज़ तो प्रूफ की थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जे एक्स प्लस जे आई कैप, सॉरी आई कैप, वाई कैप, जे कैप और जेड के कैप। अब इनकी तो वैल्यू पता है, जे एक्स कैप मेरे साथ दोहराओ क्या होती है, जे एम बाई में वाई लिखना है, इनटू में करली लाना है, करली यहाँ क्या आएगा, जेड आएगा, जो यहाँ आया वो यहाँ आएगा, जो यहाँ आया वो यहाँ आएगा। जे वाई देखो क्या आएगा, वाई के बाद जेड आता है, यहाँ यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ पे जो है करली एक्स आएगा, इसके अलावा जो आएगा, और यहाँ पर करली एम एक्स आएगा और करली एम जेड आएगा। और यहाँ क्या आएगा सर, जे जेड लिखोगे इस चीज़ को तो यहाँ पर जो है करली एक्स आएगा, यहाँ पर करली वाई आएगा, करली एम वाई और करली एम एक्स। क्लियर। जब इन तीनों चीज़ों को जब इसके अंदर रख दोगे तो वो चीज़ आपको वही मिलेगी। हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया था, मैंने आपको बताया भी था कि ये चीज़ वो होती है। क्लियर। मैंने वहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट के द्वारा भी बताया था, मतलब ये चीज़ तो प्रूफ होगी, जे फ्री के इक्वल होती है। क्लियर। आप लोगों को पता चल गया कैसे होती है कैसे नहीं होती है। क्लियर। ये चीज़ मैं दिखा भी देता हूँ कि कहाँ हमने इस चीज़ को प्रूफ किया था। तो बेसिकली ये देखो, ये रहा करली ऑफ एम जे फ्री, जे के इक्वल आया हुआ है। क्लियर। तो मैं कोई भाग नहीं रहा हूँ इस एक चीज़ से, मैंने ये वैल्यू हालांकि फिर भी बता दिया कि ये वैल्यूज़ बता देते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो, मेरी भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को रख दिया और इन चीज़ों को रखने के बाद मेरे को यही चीज़ मिलेगी। क्लियर है। तो इसके बाद इस चीज़ को प्रूफ करना थोड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ को प्रूफ करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर जैसे हमने दूसरी टर्म के अंदर गोस थ्योरम की डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ की थी, तो अब हम यूज़ करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म। अब आधों को तो पसीना वैसे ही आ गया, वो पता ही नहीं होगी क्योंकि पुरानी वीडियो तो देखी नहीं है। म्यू नॉट आई किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई किसके इक्वल होता है, बी डी एल के। ये तो होती है एम्पियर्स लॉ की फॉर्म, लेकिन वो क्या होती है, क्या होती है, म्यू इंटू जे। क्लियर। लेकिन जे ये होता है टोटल वाला, कंप्लीट का, उसका पूरे का होता है। क्लियर। ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पे जो जे टोटल है, जे टोटल किस किस चीज़ से बना हुआ है, जे फ्री से प्लस जे बाउंड से मिलके बना हुआ।
वाह सर, बड़े अच्छी बात है। मतलब मैं जे जो टोटल था उसे क्या लिख सकता हूँ, जे फ्री प्लस जे बाउंड लिख सकता हूँ। अब मैंने जो चीज़ देखी, मैंने ऊपर जो चीज़ देखी थी, मैंने बेसिकली यहाँ क्या देखा था यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती होगी भाई रिटर्न करने में। ये चीज़ जे बाउंड होती है भाई, ये जे बाउंड होती है, जे फ्री आएगी। यहाँ पे जे बाउंड और जे फ्री कर लेना, क्लियर, तो उसके अनुसार आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया म्यू जे फ्री प्लस म्यू जे बाउंड। अब जे बाउंड की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है दोस्त। वाह सर, वाह 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 वाह। जे फ्री प्लस ये क्या दिया हुआ सर, म्यू नॉट डाइवर्जेंस, सॉरी करली ऑफ एम, करली ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको इधर उठा लाओ सर मेरे हिसाब से, इसको इधर उठा ले तेरे हिसाब से, म्यू नॉट एम, इसे ये लिख लिया, इसे हमने म्यू जे फ्री लिख लिया। आप इन चीज़ों को नोट करके देखेंगे तो आपको और अच्छे लगेगा इन चीज़ों में। अब मैंने इसमें से क्या किया, मैंने ये चीज़ कॉमन निकाली, निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, आप मेरे को खुद बताइएगा कि मैं इस चीज़ को ये चीज़ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। बताओ भाई, इस चीज़ को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। बेसिकली मैं इस चीज़ को ये चीज़ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, आप इतना बताएं। लिख सकते हैं इस चीज़ को, क्लियर है। अब ये चीज़ यहाँ देखो कि बी क्या होता है, बी इफेक्टिव क्या होता है, म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट एम हमने निकाला हुआ है। तो अगर मैं इस चीज़ को इधर लिख लूँ म्यू नोट एम को, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ रख दो उसे, डेल्टा इंटू म्यू नोट एच। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ रूल्स जानते होंगे भाई, ये चीज़ बाहर आ सकती है तो ये बाहर आ गई, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, किसके इक्वल आ गई, जे फ्री के। ठीक है, ये इसकी दो फिजिकल सिग्निफिकेंस थी कि करली ऑफ एम जो आएगी, करली ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी किसके इक्वल आएगी, जे बाउंड के इक्वल आती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है करली के साथ, वो क्या आती है, जे फ्री आती है। ये बताओ भाई, दोनों किसी को प्रॉब्लम हो, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने में किसी को प्रॉब्लम आई हो, नहीं सर, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके है। अब इसी चीज़ से हम थोड़ा इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी बना देते हैं। इस चीज़ को थोड़ा एडवांस लेवल पे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार, तो अब हम आपका नुकसान नहीं चाहते, तो उस चीज़ को भी डिस्कस कर ही लेते हैं साथ में, लगे हैं तो। अब हमने जो है चीज़ पढ़ ली कि ये चीज़ होती है सर, यहीं पे डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ होती है जे फ्री, क्लियर। तो अगर मैं दोनों साइड एरिया लिख दूँ, दोनों साइड ds ds से मल्टीप्लाई कर दूँ, बिल्कुल छोटा छोटा ds लगा दूँ, तो ये चीज़ बन गई सर ये। और दोनों साइड में लगा दूँ सरफेस इंटीग्रल, लगा सकता हूँ दोनों साइड, जे फ्री ds। अब ये तो आपको थोड़ा देखते ही पता चल गया होगा, करंट लिखूंगा मैं इसे, और वो भी आई फ्री वाला, क्यों, क्योंकि जे फ्री है तो आई फ्री लिखूंगा मैं इसे। और इसे मैं जब स्टोक्स थ्योरम से चेंज करूंगा, तो इसे स्टोक्स थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ, एच इंटू डी एल, स्टोक्स थ्योरम से ये आएगा, मतलब एच डी एल किसके इक्वल आ गया, आई फ्री के इक्वल आ गया। ये चीज़ समझाना चाहता था मैं बेसिकली, क्लियर है। जो इंटेंसिटी की जब आप किसके साथ लाइन इंटीग्रल लेंगे तो आई फ्री के इक्वल आएगा। आई फ्री कैसे आ गया सर, क्यों, क्योंकि जे फ्री है, जे फ्री का मतलब क्या होता है आपका भाई, डीएस जो है पूरे छोटे एरिया के लिए हमने इंटीग्रेशन साइन यूज़ किया है। अगर मैं इसे पूरा सरफेस एरिया ही एस लिख दूँ, सरफेस एरिया एस लिख दूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आई बाय एस। तो ये अगर जे फ्री है तो ये भी फ्री ही वाला ही होगा, क्लियर। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी भाई, कि हमने जो जे फ्री बात की, जे की बात की, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लियर है। तो अब अपनी जो है कुर्सी की पेटियाँ जो है वो बांध लीजिए। अब जो है हम 16 नंबर के क्वेश्चन की दाएँ 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 बात करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। कुछ कंसिडर करना होगा, कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी उन बातें, तो सतर्क होकर बैठिए उन चीज़ों के लिए। अब हम बात करेंगे लेग्विन्स थ्योरम ऑफ डायमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक भी हम करेंगे। अगर आपको फेरोमैग्नेटिक सीखनी है तो आपको पैरामैग्नेटिक आनी चाहिए। इन तीनों में से आपको 16 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा पेपर के अंदर, क्लियर है। तो इन तीनों को समझना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपने एक चीज़ भी मिस की तो समझ लेना कुछ भी नहीं फ़ायदा है। सबसे पहले मैं 4 सर्कल बना लेता हूँ, थ्योरी की चिंता मत कीजिए, आप इसको समझिए। यहाँ पे थ्योरी तो आपको नोट्स के अंदर लिखी हुई दी गई है, क्लियर। 4 सर्कल है। अब आपने पता, ये जो पहले 2 सर्कल है इनके अंदर क्या है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। इन दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर वाला, वो कुछ ना कुछ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसे फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 नाम दे दिया,
क्लियर। अब डायमैग्नेटिक है, इतना तो सब लोगों को केमिस्ट्री के अनुसार पता है कि डायमैग्नेटिक के अंदर एक ही कंपाउंड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं पहला इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, ये वो जो इलेक्ट्रॉन था मेरा इस कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड एक ही है, मैंने उसकी चार सिचुएशन बना दी जिसके अंदर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, मैंने उसकी चार सिचुएशन बना दी है अलग अलग से। क्लियर। तो ये जो चार्ज है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो ऐसे घूम रहा है। अब आपको एक चीज भी पता होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द सेंटर साइड, सेंटर की साइड एक्ट कर रहा है। ये सेंटर की साइड आपका जो फोर्स है ये एक्ट कर रहा है। क्लियर है। ये चीज आपको समझ आया कि चारों के अंदर एक्ट करेगा चाहे कुछ हो। ये जो चार्ज था ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा था, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा था। यहाँ ओमेगा से नहीं घूमेगा, यहाँ दोनों में ओमेगा से। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने ना कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे चार्ज अगर ऐसे घूम रहा है तो इसके अंदर चार्ज ऐसे घूमेगा। क्लियर है। मतलब है अगर ये दोनों एक ही बंदे के अंदर ले लिए जाएं, एक ही जैसे इस केस के अंदर लिया जाए, तो एक दूसरे की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्लियर। मतलब नेट जो आएगी वो कुछ भी नहीं आएगी इन दोनों के अंदर। तो क्लियर है। अब हमने लगा दिया कुछ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फर्स्ट है ये थर्ड के साथ मैच होगी, इसके अंदर ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर ऐसे घूम रहा है। क्लियर। अब इसके अंदर जब हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो अपन क्या देखा कि इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स किस तरीके से, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमा उस तरह आप फिंगर कीजिए, और ये जो थंब है इस फिंगर्स को करल कीजिए, और जो थंब है आपको किसकी डायरेक्शन देगा, ये जो थंब है आपको किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी फोर्स की। तो ये फोर्स इसके अंदर लग रहा है बाहर की तरफ। क्लियर। ओमेगा अगर फोर्स इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लग रहा था, इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग फोर्स लगा है, तो मतलब इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 है। इसके अंदर जो ओमेगा 2 की वेलोसिटी से घूमेगा। क्यों ना घूमेगा? क्योंकि अब ऐसे घुमाओ इसको, अब जो घूमेगा ये फोर्स जो है थंब नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है। क्लियर है। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो भी, एक में अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो दूसरे में अंदर की तरफ लग रहा है, वो ठीक है। इसी से समझ लो, या फिर थंब रूल से भी आपको पता चल जाएगा। अगर डायरेक्ट तुक्का मारना है तो ऐसे कर लो। क्लियर है। अब आपको मैं कुछ फोर्सेस लिखता हूँ, जैसे इसके अंदर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लिखता हूँ, वो mv² mv² क्लियर। ये होता है mv²/r, ये सॉरी mv²/r ये होता है। ये फिगर 1 का है। फिगर 2 का मैं नीचे लिखूंगा, फिगर 3 और फिगर 4 चारों का मैं जो है फोर्स लिख देता हूँ पहले। mv²/r, F इज इक्वल टू में mv²/r, F इज इक्वल टू में mv²/r। क्लियर। अब v इसके अंदर क्या होता है, v के रिलेशन जानते हो, v इज इक्वल टू ओमेगा r, ये रिलेशन जानते हो। तो इसका ओमेगा मैं इधर लिखूं तो वो जो रिलेशन बनेगा इन दोनों के बीच में, दैट इज ओमेगा 0 r²। मैं इसकी जो है सिंपल ओमेगा लिख लो, या फिर ओमेगा 0 से डिनोट कर लो भाई। ओमेगा डोनेट मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल इसकी रोटेशन की जो टेंडेंसी है। क्लियर है। तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, इसका भी यही आएगा, क्योंकि इन दोनों में तो सेम है, पहली और दूसरी फिगर का ही तो। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एक्सेलरेशन है वो ओमेगा 1 है, यहाँ ओमेगा 2 है। मतलब यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। ये समझे कैसे किया मैंने? नहीं समझे तो ये देखिएगा, हमने v इज इक्वल टू में ओमेगा r लिखा है। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन तो पता होना चाहिए भाई, तो मैंने वेलोसिटी की जगह सिर्फ ये वैल्यू रखी है। क्लियर। ये चीज समझ आ गई। अब अगर मैं फिगर 3 के अंदर देखूं, फिगर 3 के अंदर मैं नेट फोर्स देखूं, ध्यान से समझो। मैं फिगर 3 के अंदर यदि नेट फोर्स देखूं, नेट फोर्स देखूं, तो नेट फोर्स आएगा क्या? नेट फोर्स एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर। सेंट्रीपिटल फोर्स आप इस चीज से देखिए, जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या आएगा, जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या आएगा, एक तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अंदर की तरफ लग रहा है। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स में लिखूं, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इन फिगर नंबर 3, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ आया, m²r, सॉरी ओमेगा 0 r आएगा। इसमें से हम घटेगा क्यों, क्योंकि एक अंदर की तरफ लग रहा है एक बाहर की तरफ लग रहा है, तो इसमें से माइनस हो गया। माइनस होके हम क्या लिखेंगे, जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लगता है वो क्या होता है, F इक्वल टू में EVB sin थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है, थीटा यहाँ पे 90 ले लिया आपने। और इसकी जो फोर्स लगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, EVB। क्लियर। ये नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब B को मैंने किस चीज से चेंज कर लिया, B को मैंने रिप्लेस कर लिया ओमेगा 1 RB। ये चीज समझे या नहीं समझे? ये चीज मैंने एक स्टेप जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो है कर दिया। ये चीज तो समझ गए ना ये कैसे हुआ? क्लियर। ओमेगा 1 ये अगर अब नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा सर, अब मेन बात तो वही है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स फिगर नंबर 3 का ये है, मतलब m1 ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r
माइनस ई ओमेगा 1 आर बी। ये फिगर नंबर 3 का केस आ गया। फिगर नंबर 4 के अंदर दोनों फोर्सेज सेम साइड लग रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा, मतलब ये चीज आ जाएगी, ये उनका नेट सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये कितना एम ओमेगा स्क्वायर, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसके अंदर भी सेम रहेगा, वो जो है दोनों के साइड सेम लग रहा है, मतलब ओमेगा 2 वेलोसिटी आर बी। ये था फिगर 4 का, ये फिगर 4 का, ये फिगर 3 का। क्लियर? इसमें जुड़ा क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स सेम साइड लग रहे हैं, ये दोनों अलग अलग साइड लग रहे थे, इस वजह से मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया था। क्लियर है? ये चीज आप समझ गए। ये कैसा? इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद आप क्या करो, इस एम से एम आर से ये चीजें काट दो, आर से आर कट गया, इधर एम आ जाएगा बाई में। इससे अगर मैं ये चीज काटूं, ये कट गया, इधर आर से आर कट गया, बाई में एम आ गया। क्लियर? मीन्स अब मैं इसको साफ पेज पे आपके लिए लिख के दे देता हूँ आप लोगों को कि बचेगा क्या आप लोगों के पास। आप लोगों के पास कुछ ये चीज़ बच गई, आप ध्यान से देखेंगे उस इक्वेशन को, बैक साइड करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओमेगा नोट लिखना है, क्योंकि इनिशियल लिख रहे थे ना वहाँ, यहाँ भी देखो ओमेगा नोट यूज़ की, यहाँ पे ओमेगा नोट आएगा भाई, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स, अब फिगर 1 से देखा गया है ये। क्लियर? बस यही यही समझने में दिक्कत थी, इसमें और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो बचा, वहाँ से जो कैंसिलेशन करने के बाद जो बचे, वो ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ई ओमेगा 1 इंटू में ये बचा है, और ओमेगा 2 का जो स्क्वायर है वो बेसिकली क्या बचा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस बी ई ओमेगा 2 बाय में एम। क्लियर? अब आप लोग क्या कीजिए, इस फर्स्ट में से ये सेकंड घटा दो, ओमेगा 1 स्क्वायर में से ओमेगा 2 स्क्वायर घटा दो, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, 1 में से 2 को घटा दो, तो ये चीज़ तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? अगर बाहर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे, बाहर नेगेटिव साइन आएगा, और दोनों के अंदर बी ई एम बाई कॉमन है, तो बी ई एम जो है मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2। क्लियर? बाहर माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं भाई, बताओ किसी चीज़ को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो, इस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम हो, मैंने ये क्यों लिख दिया। क्लियर? इस चीज़ से मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, तो मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 किसके इक्वल आ गया, बी ई बाई एम। ये किस किस को पता चल गया भाई, ये कैसे आया, और ये जो रेट ऑफ चेंज आया इसे मैंने डेल्टा ओमेगा से डिनोट कर लिया। मेन मकसद क्या है अपना, अपन निकाल रहे हैं भाई लेग्विन्स थ्योरम, मतलब अपन ससेप्टेबिलिटी निकाल रहे हैं, एम बाई एच निकाल रहे हैं, मेन अपना काम ये है। और एम क्या होता है आपका, डाइपोल मोमेंट, एम ये होता है, एम बाई वॉल्यूम होता है, ये होता है एम। तो अब डाइपोल मोमेंट के लिए अपने को ओमेगा चाहिएगा, डाइपोल मोमेंट के लिए सर ओमेगा क्यों चाहिएगा, डाइपोल मोमेंट में तो कहीं पे ओमेगा ही नहीं आता, वो अब पढ़ेंगे अब कैसे आता है। क्लियर है? ये चीज़ किस चीज़ को समझ आ गई कि ये बात ऐसे आएगी। क्लियर? ये बात कैसे आएगी, सबको पता चल गया। अब तुम लोग क्या जानते हो, अब यहाँ पे जो है ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिटल मोशन मतलब ओमेगा की जरूरत थी यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन के अंदर। ऑर्बिटल मोशन के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होती है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, एम वी आर बाई 2, मैंने 3 बार याद करवाया था। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ ई ओमेगा डेल्टा ओमेगा रखूँ और आर स्क्वेयर बाय 2। क्लियर? वी की जगह मैंने वो रख लिया। ये चीज़ समझ आ गई भाई सबको, ये चीज़ तो समझ आ गई ना कैसे हुआ ये। क्लियर? अब डेल्टा ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है तो इसे रख लो, पी एम को जो है मैं इधर रखूँ, ई ओमेगा की वैल्यू रखूँ यहाँ पे बी ई बाई 2 एम आर स्क्वेयर, और ये नेगेटिव आ गई। सर बड़ी मौज मस्ती चल रही है, ऐसे हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से हो गया। तो इस चीज़ को जब मैंने लिखा अच्छे से, इस चीज़ को लिखा तो वो ई स्क्वेयर आर स्क्वेयर बी बाई 2 एम। क्लियर? अब पर यूनिट वॉल्यूम की बात और बची थी। अब ये जो चीज़ आई ना, ये आई है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। क्यों? क्योंकि एक जो ऑर्बिट था उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक में 2 ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, तो इस चीज़ का हम क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। बेसिकली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अपन निकाल रहे हैं तो इसको हाफ कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 के लिए आई है। क्लियर? इसका मैंने आधा कर लिया। क्लियर? अब इसमें एक चेंज आता है भाई, वो चेंज क्या आता है, वो चेंज बेसिकली ये होता है कि आप इधर देखेंगे तो इधर जो आर स्क्वेयर है ना, ये डिस्टेंस है, ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए कंटेन हुआ। ये किसी और एटम के लिए अगर अपने को लेना पड़ जाए, एवरेज अगर अपने को लेना पड़ जाए तो क्या लें, मेन बात ये उठ गई। अब दिक्कत ये आ रही थी कि इसमें इसका जो बात आएगी वो अपन कैसे निकालेंगे। क्लियर है? मतलब इसका जो हम निकालेंगे अब, वो अपन इसके अंदर यूज कैसे करें। तो इस चीज के लिए जो समाधान दिया गया बाय में, इसके लिए जो समाधान दिया गया वो ये दिया गया कि आप 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इस चीज को ये लिख दो।
ये क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ये एवरेज होता है, सभी चीज़ों का एवरेज निकाल लिया और उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स इस चीज़ को यहाँ पर लिखने से पहले आप क्या कीजिए, 2/3 ई स्क्वेयर आर स्क्वेयर बी, और यहाँ पर क्या लिख लीजिए, इस चीज़ सॉरी ये चीज़ तो यहाँ पे लिख दी ना, इस चीज़ को ये यहाँ पे लिख लीजिए, और बाय में जो 4 की जगह जो आएगा 12 आ जाएगा, 12m, और ये 2 से 6 पे गया, तो ये जो चीज़ बची ई स्क्वेयर बी आर स्क्वेयर, और ये बच गया आपके पास 6m। ये समझ गए ना 2/3 आर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आर स्क्वायर तो सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के लिए था। अब हमने आर स्क्वायर एक सब के लिए एवरेज ले लिया, उसके लिए हमने ये साइन यूज कर दिया और उसे 2/3 से अपने मल्टीप्लाई कर लिया। आपको यही स्टेप जो है यहाँ पर समझने में जो ज़्यादा दिक्कत आती है, इस स्टेप को अगर समझ गए तो किसी प्रकार की मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। क्लियर, ये चीज़ क्लियर है। अब इसी चीज़ को देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है भाई वो जो इलेक्ट्रॉन वो एक ही राउंड लगाएगा, वो तो n राउंड लगाएगा, n, तो इससे हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब n है क्या, n आपका बेसिकली छोटे n जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम है, इनटू में छोटा n, ये होता है। छोटे n से रिप्रेजेंट किया गया भाई, ये तो नंबर ऑफ कितने थे, नंबर ऑफ राउंड्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर अगर n को लिखूँ तो n इंटू में वॉल्यूम लिख सकता हूँ n की जगह, तो वो n इंटू में वॉल्यूम लिखूँ मैं यहाँ पर n इंटू में वॉल्यूम लिखूँ तो वो वॉल्यूम मैं बाय में ले आऊँगा। अगर उसे मैं बाय में ले आऊँगा तो इधर क्या लिखेगा, n ई स्क्वेयर बी आर स्क्वेयर बाय में 6m। क्लियर। और ये चीज़ क्या होती है आपके पास, मैग्नेटाइजेशन, मतलब आपके पास m की वैल्यू आ गई, बेसिकली आपके पास m आ गया, तो m क्या आ गया, n ई स्क्वेयर बी आर स्क्वेयर इंटू में 6m। अब आपको पता है कि b क्या होता है, b आपके पास म्यू h प्लस m होता है, ये रिलेशन होता है। अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, मैं दोबारा बताऊंगा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए जो m की वैल्यू होती है वो 0 होती है, मीन्स यहाँ पर आप 0 रख दीजिए, तो b जो है वो किसके इक्वल हो गया, म्यू h के इक्वल हो गया। क्लियर, म्यू h के इक्वल हो गया, तो उस b की वैल्यू को यहाँ उठा के रख दीजिए। तो m की वैल्यू को जब यहाँ पर उठा के रखा गया, n ई स्क्वेयर म्यू h आर स्क्वेयर इंटू में 6m। क्लियर, तो इस h को जब मैं बाय में ले आऊँगा, इस h को उठा के m/h कर दूंगा, तो n ई स्क्वेयर म्यू आर स्क्वेयर बाय में 6m, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा साइन है और नेगेटिव, और यही चीज़ क्या होती है आपके पास, ससेप्टेबिलिटी होती है। तो आपकी जो ससेप्टेबिलिटी आ गई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो आ गई n ई स्क्वेयर म्यू आर स्क्वेयर बाय में 6m, जहाँ पर आपका ये जो चीज़ है ये एवरेज दी हुई है सबकी, m मास है, म्यू नोट परमेबिलिटी है, n ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज, n क्या है आपका नंबर ऑफ राउंड रिवॉल्व्स बाय इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, ये आपकी ससेप्टेबिलिटी है। तो आप इससे कंक्लूजन क्या निकालते हो, 60 नंबर के क्वेश्चन में कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन जरूर लिखें भाई 60 नंबर के क्वेश्चन में। तो कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, कंक्लूजन लिखिए कि जो ससेप्टेबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की वो नेगेटिव होती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी अपना वर्ड कोई यूज टेम्परेचर के बारे में मैंने कोई वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया है। क्लियर, तो ये थी लैंग्वेज थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक। तो इससे आपको पता चल गया भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ससेप्टेबिलिटी हो तो नेगेटिव होती है और वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा दिया है। क्लियर, अब हम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के ऊपर भी बात करेंगे और फिर BS करो, मतलब 3 टॉपिक जो है बेसिकली इसके बचे हुए हैं, मतलब अभी भी आधी से ज़्यादा वीडियो ये बची हुई है। क्लियर है, अगर हम आगे देखें तो आगे हम बात करते हैं इसके बाद पैरामैग्नेटिक के। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे हमने डायमैग्नेटिक के अंदर बात की थी कि सब्सटेंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो अपनी डायमैग्नेटिक को कैंसिल कर देते, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे ऐसे उनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती है, सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, लेकिन उनका जो सम होता है ना, ये कब है, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, तो जब उनका सम होता है ना, सम ऑफ डाइपोल मोमेंट, हर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। क्लियर, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, सम ऑफ ऑल द डाइपोल्स मोमेंट इज जीरो। ये चीज़ आपको पैरामैग्नेटिक में ध्यान रखनी है। सिमिलरली m की वैल्यू तो जीरो होगी इसमें, b इक्वल टू म्यू h प्लस m वाले रिलेशन के अंदर। क्लियर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, अब हम जब हम लोगों ने इसके अंदर क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया नॉट इक्वल टू में जीरो, तो क्या हुआ, जो ये चीज़ थी ना, ये कुछ ना कुछ ऐसे एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी। ये ज़रूरी सीख लो भाई, अगर ये चीज़ नहीं सीखोगे तो आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में और आपके 16 नंबर जा सकते हैं।
क्लियर। कुछ इस तरीके से ये क्या करेंगे, एक जैसे पहले तो कोई ऐसे जा रहा था, कोई ऐसे जा रहा था, किसी भी डायरेक्शन में ये रिमूव कर रहे थे, लेकिन एक जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो एक सब्सटेंट डायरेक्शन, एक सीधी डायरेक्शन में ये सारे लाइन कर जाएंगे। क्लियर। तो इनका जो एंगल चेंज होता है, जो इनका एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज पूछ लिया जाए आपसे कभी भी, एंगल चेंज मैं लिख देता हूँ, एंगल चेंज वो होता है आपका 0 से 180, 0 से पाई डिग्री में। क्यों? क्योंकि कोई भी जो लाइन है वो इतनी ही इंक्लाइन कर सकती है, ऐसे थोड़ी करेगी, ऐसे ऐसे कोई भी कैसे थोड़ी ऐसे घूमे थोड़ी का कोई डाइपोल, या तो वो इतना ही जाएगा या फिर इतना ही, ऐसे ही मतलब 180 तक ही वो क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है कोई भी डाइपोल। क्लियर। ये चीज़ आ गई। अब इसमें सिर्फ मेरे कहने पे आप 4 बातें याद रख लेना, क्योंकि आपने अगर वो याद नहीं रखी तो वो खुद प्रूफ करनी बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हों। सबसे पहली तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस पी एम इंटू बी होता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, एनर्जी, किसी भी सब्सटेंस की जो एनर्जी होगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर। पहली चीज तो ये याद रख लो। दूसरी मैक्सवेल की इक्वेशन है, एक मैक्सवेल की एक इक्वेशन है, वो बात करते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो इन सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये सारे ऐसे घूम रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब की एनर्जी रेंज क्या है, एनर्जी रेंज क्या है, नोट्स के अंदर अच्छे से समराइज किया हुआ है, मैं जनरली बता देता हूँ। एनर्जी रेंज जो है वो ई से ई प्लस डी ई, इसके बीच की एनर्जी रेंज है। क्लियर। इसके बीच की एनर्जी रेंज है ये, एनर्जी ये ली गई है। मैक्सवेल की एक इक्वेशन आपको याद रखनी होगी, उसके अलावा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर। इस चीज़ को थोड़ा अगर एडवांस में देखा जाए तो अगर हम जैसे मान लेते हैं भाई ये ऐसे जा रहा था, इंक्लाइन कर रहा था, तो इसका अगर हम थीटा एंगल माने इसके साथ और इसका कंपोनेंट निकाले तो बी कोस थीटा, पी एम कोस थीटा लिख देते हैं उसे। तो इसी चीज़ को जो है कुछ जगह ऐसे भी लिख दिया जाता है, पी एम बी कोस थीटा। क्लियर। ये क्या है आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है एंगल उनके साथ जो मेक किया। क्लियर। अब सर वो क्या होता है, ये होता है ये इक्वेशन आपको माननी होती है, ई के टी इंटू ई, ये इक्वेशन आपको जो है माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन है, यहाँ पर इस चीज़ को नहीं बताया जाएगा। मैक्सवेल की एक इक्वेशन है ये। क्लियर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं इसे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का विषय बोलते हैं, आपको मानना होगा। इसमें क्या है, जो एन है ना, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कहाँ लाई कर रहे हैं, ये एन जो पूरे मॉलिक्यूल्स है वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं। जो डी एन मॉलिक्यूल्स है वो हमने कुछ छोटा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से कंटेन किए। क्लियर। सबसे पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात जो समझनी, अब कुछ नहीं समझना, अब सिंपली वैल्यू रखते जाओ। अब ई की वैल्यू अपने पास इधर दी हुई है, सी ई माइनस के कारण पॉजिटिव पी एम बी के टी। क्लियर। पी एम क्या है, पी एम क्या है आपका डाइपोल मोमेंट इनटू बी, और इधर लिख लिया हमने जो इसके बाद लिखा बाय में के टी, इसके साथ दिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डी ई, सॉरी यहाँ डी ई होता है, मैं एक गलत इक्वेशन लिख दिया मैंने, डी ई। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाती है इसका क्या ले लो आप, डेरिवेटिव ले लो। जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, कोस थीटा। ये चीज़ डेरिवेटिव लोगे इस चीज़ का तो पी एम बी कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इनटू डी थीटा। ये चीज़ आप लोगों को कहाँ से कैसे समझ आ गई भाई, ये चीज़ हमने क्या लिखी, कहाँ से लिखी, कैसे समझी, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर अब लिख लो पी एम बी साइन थीटा डी थीटा। क्लियर। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली, अज्यूम कर ली। अब आप क्या मानो, जो ये चीज़ है ना ऊपर वाली चीज़ है, इसको थोड़ा यहाँ पे कोस थीटा भी यूज़ कर लो, क्योंकि ई की वैल्यू जो है ये यूज़ की है मैंने इसकी इक्वेशन के अंदर। क्लियर। ये इक्वेशन के अंदर ये यूज़ की है। तो अब जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं अल्फा जो है ये पी एम जो इस पावर के अंदर है बी है बाई के टी है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। इस चीज़ को मैंने अल्फा मान लिया। क्लियर। तो मैं जो चीज़ लिखूँगा दैट इज डी एन किसके इक्वल है, सी ई अल्फा कोस थीटा पी एम बी साइन थीटा डी थीटा। क्लियर ये चीज़ भाई आप लोगों को। अब सीधा क्या करो, इंटीग्रेशन। अब अपना प्यारा इंटीग्रेशन को बुलाओ और इंटीग्रेशन को कहो भाई मार घाट करते इधर, कोई दिक्कत नहीं तुझे, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट 0 से पाई लगा दे और इसका इंटीग्रेशन करते। तो ये वैल्यू एन हो गई, सी कॉन्स्टेंट है, पी एम कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, क्लियर कॉन्स्टेंट है, 0 से पाई की लिमिट थी, और ई अल्फा कोस थीटा और अंदर है साइन थीटा। अब जिसको इंटीग्रेशन आता है डेफिनेट, उसे ये बात पता है कि इसका इंटीग्रेशन कम से कम 1.5 पेज भी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होना है। तो जिसको ये बात पता है उसके लिए मैं बात बता देता हूँ कि आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्यों? वो होता है साइन एच एल्फा बाई टू, सॉरी साइन एच एल्फा बाई एल्फा टू।
ये इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, जो इस पूरी चीज़ का जो मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूँ क्या होगा, इस पूरी चीज़ का इंटीग्रेशन 2 sin एच एल्फा बाई एल्फा होगा। ये चीज़ तुम भी जानते हो कि इसका इंटीग्रेशन बहुत बड़ा बन जाएगा, इंडेफिनिट बाई पार्ट से सोल्व करोगे बहुत हैवी क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर, 2-3 शीट तो उसी की भर जाएगी, लेकिन अपने को फिजिक्स के अंदर मैथ को नहीं पूछना, इस वजह से आप इसको सोल्व नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ये चीज़ याद रख लेंगे, इधर डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर, अब मेन मकसद क्या है कि जो ये वैल्यू थी, ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर आप सी की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये सी की वैल्यू आ गई, चमचमाती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल चमचमाती हुई दिखाई दे रही है इधर, मतलब मैं इन सारी चीज़ों को इधर ले आता हूँ तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो मैंने जो सी की वैल्यू लिखी, सी की वैल्यू मैंने क्या लिख ली, मैंने इस पूरी चीज़ को जब सोल्व किया तो मेरे पास सी की वैल्यू जो है ऊपर उसको रोटेट कर दिया, जब घुमाया तो जो मेरे पास जो सी की वैल्यू आई वो आई 2c 2n सी की वैल्यू क्या आई एन एल्फा बाई में लिया 2pm बी साइन एच एल्फा, ये मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। कैसे, मैंने इस सारी चीज़ को अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इसे बाई में मैं डिवाइड में ले आया तो मेरे पास सी की एक वैल्यू आ गई। क्लियर, ये जो मेरे पास सी की वैल्यू आई है, इस सी की वैल्यू को मैंने अपनी इक्वेशन में रखा, डीएन वाली इक्वेशन में सी की जगह ये चीज़ रखी अल्फा 2pm बी साइन एच एल्फा, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या लिखा था, ई की पावर क्या लिखा था, अल्फा कोस थीटा लिखा हुआ था, इंटू क्या लिखा हुआ था, इंटू पी एम लिखा हुआ था, इंटू में जो हम वैल्यू लिख रहे हैं वो क्या लिखी हुई है आपके पास, पीछे देखिए इस चीज़ को, यहाँ देखिएगा इस इक्वेशन के अंदर पी एम बी साइन थीटा, पी एम बी साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, ये चीज़ आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई भाई। ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी, मैंने इक्वेशन के अंदर जो है सी की वैल्यू जनरली बस पुट की है और कुछ मैंने किया नहीं है। क्लियर, तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ से काट दिया, इस चीज़ को मैं यहाँ से काट दूँ। क्लियर, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो डी एन जो आया मेरे पास कटने के बाद दैट इज़ एन एल्फा बाई 2 साइन एच एल्फा आ गया, ई एल्फा कोस थीटा आ गया और साइन थीटा डी थीटा आ गया। क्लियर है, अब तक तो हमने कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया, एक वैल्यू याद की है, एक इक्वेशन हमने याद की है। क्लियर है, अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई देख लो, इसको दोबारा रिपीट कर लो इस चीज़ को, क्योंकि आगे वरना समझ नहीं आएगी ये चीज़। क्लियर, तो अब अगर मैं देखूँ एम पोलराइजेशन, देखूँ मैं पोलराइजेशन क्या होती है, तो पोलराइजेशन आपकी एम क्या होती है, एम को मैं पीएम लिख सकता हूँ, एम को मैं बेसिकली पीएम लिख सकता हूँ। जो पीएम है, जो मैं टोटली देखूँ, जो अगर मैं अपने को निकालने, दोबारा से बता देता हूँ, निकालना क्या है, निकालना एम है, एम बाई एच है। तो जो एम होता है वो एम होता है क्या है, डीएन, मतलब जो छोटे मॉलिक्यूल है, इनटू मैं कर दूं पीएम कोस थीटा, पीएम कोस थीटा क्या दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट, और इनटू में सारे मॉलिक्यूल कर दूंगा तो पूरे का मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। क्लियर है, मतलब डाइपोल मोमेंट कितनी थी उसके अंदर और जितने मॉलिक्यूल्स थे उसके साथ अगर लिख दूं तो आ जाएगा। और इसका कर दूं मैं इंटीग्रेशन डीएन को हटाने के लिए, डीएन को हटाने के, डीएन क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट के साथ अगर मैं उन सारे मॉलिक्यूल्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम भाई, 0 से पाई की मेरे को लिमिट लगानी है, दोबारा से क्या रखो आप, पी एम कोस थीटा और यहाँ पे रख दो पूरी की पूरी डीएन की वैल्यू, डीएन आया अल्फा बाई में 2 साइन एच एल्फा ई एल्फा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, ये चीज़ आ गई। अब तक तो हम वैल्यूज़ ही घुमा रहे हैं, वैल्यूज़ ही घुमा रहे हैं, अब तक कुछ याद करने वाली बात आई नहीं है। तो अब दोबारा से क्या करो, अब कुछ कॉमन निकालो, पी एम एन एल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर ले आओ, एन एल्फा ये कॉन्स्टेंट है, 2 साइन एच एल्फा भी बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी थीटा नहीं है तो ये भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की लिमिट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो बचा ई एल्फा कोस थीटा साइन थीटा। अब दोबारा से वही दिक्कत आ गई भाई, इतना बड़ा इंटीग्रेशन कौन सोल्व करे, तो इंटीग्रेशन अगर आपको इतना बड़ा सोल्व नहीं करना तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ, एच एल्फा -1 बाई एल्फा ये होता है। क्लियर है, कोट एच एल्फा -1 बाई एल्फा, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। क्लियर, इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, पूरे का जो सोल्व होके आएगा, पूरे को जो सोल्व करने के बाद आएगी वो ये वैल्यू आएगी। क्लियर, मतलब इसको पूरे को इन सब चीज़ों को कट वट करने के बाद, इन सारी चीज़ों को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो बता देता हूँ क्या आएगा, दैट इज़ एन पी एम, एन यहाँ से एन पी एम बचेगा और ये जो चीज़ होंगी ये कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएंगी इन चीज़ों से, क्योंकि अल्फ़ा इधर भी है और ये एच अल्फ़ा इधर कुछ ऐसा आएगा, तो इस वजह से जो आंसर आएगा वो आएगा कोट एच अल्फ़ा -1 बाई अल्फ़ा।
इसे आप सोच रहे होंगे सर तो भाई अपने को रट्टा मरवा, रट्टा नहीं मरवा रहे भाई। इसका अगर आपको मैं खोलने बैठूँ इसका अगर इंटीग्रेशन डेफिनेट बाय पार्ट्स, तो आपको खुद को पता है कि आधे से 1 घंटे की वीडियो तो इस अकेले की बन जाएगी। इस वजह से मैंने इसकी जो है पूरे की जो जर्नल अजम्पशन वैल्यू है वो ये लिख दी। क्लियर, ये चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ कर दी। क्लियर, अल्फा बता देता हूँ मैं अल्फा क्या होता है। अल्फा की दिक्कत में तुम लोग मतलब अल्फा तो हमने पीछे बात किया, जो अल्फा तो हमने एक वैल्यू को माना है, अल्फा तो हमने जो एज्यूम किया हुआ है, अल्फा तो हमने एज्यूम किया हुआ है। अल्फा क्या एज्यूम किया था मैंने, ये देखिए इधर देखिएगा कहाँ लिखा हुआ है अल्फा एज्यूम किया हुआ, ये रहा अल्फा, अल्फा ही तो ये वैल्यू है। क्लियर है, तो अल्फा के बारे में तो घबराना है नहीं। तो एन पी एम, इसको देखते ही आपको कुछ याद आ रहा है, एन इंटू पी एम, ये क्या हो गया, एन एन जो क्या था डी एन इंटू पी एम लिखा तो पूरा मैग्नेटाइजेशन आ रहा था, छोटा मैग्नेटाइजेशन आ रहा था, इंटीग्रेशन से अपन ने बड़ा किया तो एन पी एम क्या हो गया, मतलब जो इनिशियल था, मतलब एम इज इक्वल टू में एम नोट कोट एच एल्फा 1/अल्फा। क्लियर, नोट्स के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है। क्लियर, तो अब इस चीज को जो है पूरी ये वैल्यू है इसे बोल देते हैं लैग्रेंज कांस्टेंट, इसे एल अल्फा बोल देते हैं। इस जो पूरी वैल्यू को जो है एल अल्फा, ये जो हमने जूम किया इधर लिखा है, इस चीज़ को बोल देते हैं लैग्रेंज कांस्टेंट। लैग्रेंज कांस्टेंट इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लैग्रेंज कांस्टेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा क्या होता है लैग्रेंज कांस्टेंट। लैग्रेंज कांस्टेंट की एक सीरीज होती है, वो भी आपको बेसिकली जो है याद हो जाएगी, अल्फा/3 अल्फा स्क्वायर बाय 45 और इन्फिनिटी तक, पता ही नहीं इसकी कितनी वैल्यू है। क्लियर, अब आप आए का जूम करते हैं, जो अल्फा है ना वो 1 से छोटा है, अगर अल्फा 1 से छोटा है तो क्यूब तो और भी छोटा हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर और छोटी हो जाएगी, मतलब ये सारी वैल्यू नेगलेक्ट होगी। मतलब जो एल अल्फा की जगह आपको वैल्यू रखनी है वो सिर्फ अल्फा/3 रखना है, सिर्फ अल्फा/ मीन्स जो आप एम की जगह रखेंगे वो सिर्फ क्या एल एन की जगह रखेंगे, वो एम इज इक्वल टू में एम नोट अल्फा/3 रखेंगे। अब अल्फा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, आपने पीछे जो पढ़ी हुई है भाई, अल्फा की वैल्यू क्या होती है। अल्फा की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर रख दूँ तो वो पी एम बी इंटू में क्या आएगा 3 के टी होती है, ये वैल्यू होती है अल्फा की, कि ये अल्फा रख ली और 3 इसके साथ था ही, तो ये एम की यहाँ पे वैल्यू आ गई अपने पास। अब बी भी आ गया। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा आंसर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, बेसिकली अब हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। एम आ गया, एच आ गया, पिछली प्रोसेस ये आगे करनी है। एम इज इक्वल टू में एम नोट, ये ऐसे नहीं आता भाई, थोड़ा इसको 2 बार वीडियो को देखना पड़ेगा आप लोगों को, इसी को रिपीट करके, तब आप लोग अच्छे सीख जाओगे। बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस एम होता है, एम इसके लिए भी बेसिकली 0 माना जाता है, तो म्यू नोट एच लिख देते हैं। तो एच को यहाँ पे पुट कर दो, बी की वैल्यू को इसके अंदर पुट करो, तो एम नोट पी एम, वैल्यूज़ का ही खेल है, बस घुमा ही रहे हैं, बात तो हमने 2 ही 3 याद की हैं, बाकी तो आप इस चीज़ को घुमा ही रहे हैं। क्लियर, तो ये एच था, इस एच को जब मैं बाय में ले आऊँगा तो ये क्या आ गया, एम नोट पी एम म्यू नोट बाय में 3 के टी। क्लियर, ये क्या है आपका, ये एम है, ये एम नोट है। क्लियर, ये एम बाई एच आ गया। एम बाई एच आपका क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है, तो ससेप्टिबिलिटी क्या आ गई, पी एम एम नोट बाय में 3 के टी इंटू में म्यू नोट। इस चीज़ को जो है बेसिकली ये चीज़ लिख दिया गया। ये चीज़ किस किस को समझ आ गई भाई, ये चीज़ जो है ये होगी भाई साहब। क्लियर है, ये चीज़ समझ आई। अब हम क्या करते हैं, हम एम नोट को क्या लिख देते हैं, एन पी एम लिख देते हैं कई जगह, इसको आगे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए पी एम लिख देते हैं। तो पी एम यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, एक और आ जाएगा तो पी एम का स्क्वायर हो गया। क्लियर, और ये आ गया आपका इंटू में एन और म्यू नोट बाय में 3 के टी। क्लियर, तो अब आप बेसिकली क्या कीजिए, इस टी को छोड़ के जो भी टर्म बच गई इस सबको एक कांस्टेंट मान लीजिए, C1 कांस्टेंट मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, C2 C3 Q1 Q2 P Z Q R S T जो हमने यूज़ नहीं किया, ऐसा एक कांस्टेंट मान लीजिए C1 और बाय में टेम्परेचर, और इस C1 को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट, इसका तो बेसिकली नाम है क्यूरी कांस्टेंट। C1 की वैल्यू क्या आएगी, N P स्क्वायर M म्यू नोट बाय में 3 के। ये बताओ भाई किसको इसमें दिक्कत हो तो लैग्रेंज कांस्टेंट में, इसके किसी भी रिजल्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही हो, नहीं है, बिल्कुल अच्छे से किया। तो यहाँ से आपको कोई एक टर्म मिली है टेम्परेचर के ऊपर, मतलब क्या है कि ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक पॉजिटिव है एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मीन्स टेम्परेचर के ऊपर भी वो चीज़ डिपेंड कर रही है और वो चीज़ पॉजिटिव है। जबकि अपना जो डायमैग्नेटिक था उसकी नेगेटिव थी और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन इसकी जो ससेप्टिबिलिटी वो पॉजिटिव भी है और डायमैग्नेटिक के ऊपर सॉरी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा, इंटरेस्ट खत्म हो गया तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन है भाई।
कैसे करोगे, मतलब कुछ टर्म्स तो आपको बेसिकली इसके अंदर याद रखनी ही पड़ेगी। जैसे आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, फिर लैग्रेंज कांस्टेंट की वैल्यू, जो दो डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन किए हमने, उन डिफरेंशिएशंस की आपकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है। ये थी भाई लैग्रेंज थ्योरम ऑफ पैरामैग्नेटिक। और लैग्रेंज थ्योरम ऑफ पैरामैग्नेटिक आएगी तभी आप क्या कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक की थ्योरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। डायरेक्ट जो ये रिजल्ट आया ना, ये जो रिजल्ट आया है आपका, ये एम की जो वैल्यू आई है, ये इसे आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे वहाँ पे, डायरेक्ट बिल्कुल। वो बताऊंगा अभी कैसे यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके भाई, पैरामैग्नेटिक तो आपको समझ आ गया। हम बात करते हैं भाई पैरामैग्नेटिक थ्योरी। वीज ने दी थी भाई ये थ्योरी। क्लियर? तो इस थ्योरी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पहले पैरामैग्नेटिक्स पता होना चाहिए। क्लियर? तो इसके अंदर क्या बताया भाई, हमने जो है डायमैग्नेटिक देखा। डायमैग्नेटिक के अंदर क्या हो रहा था कि कोई भी सब्सटेंस था, उसकी जो डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट थी वो जीरो थी। पैरामैग्नेटिक में भी जीरो थी, लेकिन इसके अंदर नहीं होगी। इसके अंदर जो एम है वो नॉट जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा। अब जो सारे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो एक सेम डायरेक्शन में इंक्लाइंड होते हैं। क्लियर? वो सेम आप पैरामैग्नेटिक वाला इसके अंदर केस लेते हैं। लेकिन इसमें एक केस की एक बात है, हमने एक टेम्परेचर का यहाँ यूज़ करेंगे, वो है क्यूरी टेम्परेचर। एक टेम्परेचर के बाद एक टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर आफ्टर विच अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव एज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बाद जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कैसे वर्क करने लग जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह वर्क करने लग जाता है। ये चीज़ में किसी को दिक्कत भाई, फेरो किसकी तरह, पैरा की तरह बिहेव करने लग जाएगा, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो आप इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं जब जो टेम्परेचर था अपना वेरी हाई था, मतलब क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा था, मतलब सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा था। नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो हम जो एम लेते हैं, वो बिल्कुल वही लेते हैं जो अपना किसके आया था, पैरामैग्नेटिक के केस में आया था। क्लियर? वो आया था आपका बी बाय में 3kT। क्लियर? ये चीज़ तो समझ आ गई कैसे आई थी, वो पीछे समझ आ गई थी आप लोगों को। तो इसके अंदर जो बी होता है वो म्यू नोट एच प्लस एम होता है। एम की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है इधर। क्लियर? एम की इधर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो इसके अंदर जो चीज़ ली जाती है, एच के एम के साथ एक कॉन्स्टेंट जोड़ दिया जाता है आर। इस आर को बोलते हैं वीज कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? वीज कॉन्स्टेंट। क्लियर? मतलब कुछ ना कुछ जोड़ दिया इसके साथ, वो जोड़ दिया आर कांस्टेंट। अपने ही साइंटिस्ट ने, कुछ साइंटिस्ट क्या होते हैं भाई, अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करते हैं अपनी तरफ से, उस अपना नाम दे दिया इस साइंटिस्ट ने वीज कांस्टेंट। वैसे कुछ वैल्यूज इसकी है अपनी। क्लियर? जब इस चीज़ को हमने इस इक्वेशन के अंदर रखा, पी स्क्वेयर एम इंटू म्यू एच प्लस म्यू नोट आर एम, क्लियर, बाय में 3kT। अगर मैंने इस इक्वेशन को इसके अंदर रखा और मैंने इसको अब सोल्व करने की पूरी कोशिश की, भाई इसको मैं सोल्व कर दूं कैसे करके भी, तो मैं इसको सोल्व करता हूं तभी। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3kT एम किसके इक्वल आएगा, एन पी स्क्वेयर एम। पी एम क्या है आपका, डाइपोल मोमेंट है, म्यू एच प्लस एन पी स्क्वेयर एम म्यू नोट आर एम। क्लियर? अगर मैं इसे इधर उठा लाऊं, इस वैल्यू को मैं इधर उठा लाऊं, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से देखो क्या कांस्टेंट आ सकता है, एम। सिर्फ इसे इधर ले आऊँगा तो मैं एम कॉमन निकालूंगा। 3kT माइनस एन पी स्क्वेयर एम म्यू नोट है ये आर इंटू में एम। क्लियर? और ये क्या आ गया, एन पी स्क्वेयर एम म्यू नोट एच। ये चीज़ आ गई भाई। अब आपको पता चल गया भाई, इसको इधर ले आओ और एच को इधर ले आओ, तो एम बाई एच ही तो निकालना था, बेसिकली ससेप्टिबिलिटी ही तो निकालनी होती है। तो अब तो खुश हो गए भाई, वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी निकल गया। लेकिन बड़ी जल्दी तब निकलेगा जब फेरोमैग्नेटिक आएगा। पैरामैग्नेटिक वाला एज इट इज करना होता है, अगर ये क्वेश्चन 16 नंबर में आ जाता है तो। क्लियर है? तब वो आगे क्यूरी टेम्परेचर वाला हल्की फुल्की थ्योरी बता के फिर इसे स्टार्ट करना होता है। 3kT एन पी स्क्वेयर एम म्यू आर। क्लियर? ये आ गया। अब आप क्या कीजिए, ससेप्टिबिलिटी आ गई आपके पास ये। अब क्या करो, इसमें से 3kT कॉमन निकाल लो। 3k जो है पूरे के अंदर से कॉमन निकाल लो। मैंने पूरे के अंदर से 3k कॉमन निकाल लिया, तो टी बच गया एन पी स्क्वेयर एम म्यू आर बाय में 3k। क्लियर? ये चीज़ जो है पूरे के अंदर बच गई। क्लियर है? इस चीज़ में किसी को प्रॉब्लम भाई, यहाँ तक अब तक किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, किसी चीज़ में समझ ना आ रहा हो, तो इस वीडियो को आप क्या कीजिए, रिवाइंड कीजिए। रिवाइंड करके आप जब इस चीज़ को चेक करेंगे तो आपको जो है पूरी चीज़ जो है समझ आ जाएगी। क्लियर? तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इसी चीज़ को, ये चीज़ लिख लूँ पी स्क्वेयर एम, जिसका मैं तेज है वो समझ जाएगा इस चीज़ को, बाई 3kT 3k और टी माइनस एन पी स्क्वेयर एम म्यू नोट आर
बाई 3k लिख सकता हूँ इसे, ये चीज़ यहीं आएगी। तो इस वैल्यू को देखो और एक बार इस वैल्यू को देखो, दोनों वैल्यू एक ही है, तो इसे मैं एक कॉन्स्टेंट का नाम दे देता हूँ सी। मैं इसे सी कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, कोई भी नाम नहीं है इसका, कोई भी एक ऐसा कॉन्स्टेंट मान लीजिए सी। भाई इस पूरी वैल्यू को उठा के सी मान लिया, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू भी सेम थी, ये वैल्यू भी सेम थी। ससेप्टिबिलिटी क्या आ गई, सी अपॉन टी माइनस सी आर। क्लियर, टी माइनस सी माइनस आर, ये आर तो बचेगा ना इधर। तो जो सी और आर है ये हमने थीटा के इक्वल मान लिया। ये थीटा क्या है, ये है आपका क्यूरी टेम्परेचर। अब आपको पता चल गया होगा अपन निकाल क्यों रहे थे सी आर को, क्यूरी टेम्परेचर अपन क्यों कंसीडर किया, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो इस थीटा को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी क्या आ गया, सी बाय में टी माइनस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात आती है। कंक्लूजन क्या है सर, पहला तो फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज सब्सटेंस होता है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगी। एक टेम्परेचर के बाद ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाता है, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। जब आपका थीटा टी से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जब आपका थीटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर है थीटा, क्यूरी टेम्परेचर ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर से, तो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग गया। यदि टी जो है वो टी ज़्यादा है आपका थीटा से, तो क्या हुआ, तो एक पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, एक नॉर्मल फील्ड की तरह वो बिहेव करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको वीज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक भी सिखा दी। ये आपको तभी करनी है जब पहले आपको पूरा पैरामैग्नेटिक का प्रूफ करना है, उसके बाद आपको क्यूरी टेम्परेचर का डिस्कशन करना है। क्यूरी टेम्परेचर को बताना है कि टेम्परेचर हाई था, इस वजह से हमने पैरामैग्नेटिक वाला केस लिया, बी के अंदर ये लिखा, इधर हमने वीज कॉन्स्टेंट कंटेन किया, ये किया, इधर लिखा, और ये चीज़ हमने थोड़ा इसमें से 3kT कॉमन निकाला। 3kT कॉमन निकालने पर अपने को पता चला ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, उसको हमने एक कॉन्स्टेंट मान लिया सी, और सी और आर की मल्टीप्लाई को क्यूरी टेम्परेचर लिख दिया, और इस चीज़ का हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया। क्लियर है। तो ये आपको जो है फेरोमैग्नेटिक का लिखना था। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज बीएच कर्व एंड इट्स एनर्जी। अब हम स्टडी करते हैं भाई बीएच कर्व या हेस्टिजेशन, या फिर इसको जो है बीएच करो एम एच करो बोल लो, या फिर बीएच करो बोलो, दोनों चीज़ें सेम ही होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, तो ये दोनों भी एक दूसरे के जो है प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर। तो इस कर्व को समझाना थ्योरिकली मैं बता देता हूँ क्या होता है, थ्योरी आपको लिखी हुई है, आप उससे समझ लीजिएगा। इस कर्व में जो एक लीफ टाइप जो है आपकी स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर। सॉरी ये गलत बन गई भाई, ऐसे नहीं बनेगी, इस तरीके से जो है मैं बना देता हूँ इसको, पेंसिल का सहायता हम ले लेते हैं। इसमें एक इस तरीके से आपका जो है कर्व बनता है, एक पत्ती टाइप में जो है इसका जो है कर्व बनता है। क्लियर। ये जो है आप सिमेट्रिक बनाइएगा इसे, मेरे से सिमेट्रिक नहीं बनेंगे। यहाँ जो पता होता है कि यहाँ होता है एच, यहाँ होता है एम। क्लियर। तो आपको एक बात पता है कि आप एच देते हैं और एम इंड्यूस होता है किसी बॉडी के अंदर, ये बात पता है। तो क्या हुआ भाई, साइंटिस्ट ने देखा जब हमने शुरू किया इस थ्योरी को, भाई हमने शुरू में एच दिया इसे और एम देना शुरू किया, तो हमने देखा कि एक पॉइंट आ गया ये। इसके बाद आप चाहे कितनी ही वैल्यू एच की बढ़ा लो, एच के ऊपर एम के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा था। एच की चाहे 1000 वैल्यू कर दो, एम के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट को बोल दिया इन्होंने सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोल दिया? सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर। रेटिंग में दिक्कत है तो मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हम इस एच की वैल्यू को जीरो की तरफ ला रहे थे। ये चीज़ हमने यहाँ से देखी, यहाँ से जब बढ़ रही थी तो ऐसे देखी। अब हम इस चीज़ को जीरो की तरफ ला रहे थे, तो अपनी जब वैल्यू एच की जीरो हो गई, एच की वैल्यू जब जीरो हो गई तो एम की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब एम के अंदर अब भी कुछ ना कुछ एनर्जी थी, मतलब वो कर्व यहाँ पे आ गई, ओरिजिन से टच नहीं हुई, दिक्कत हो गई भाई ये तो इस पॉइंट को बोला गया रेजिडेंस या फिर रेजुडल पॉइंट। क्लियर। रेजुडेंट पोल बोल देते हैं, रिएक्टिविटी भी बोल देते हैं, सॉरी रेजेंसिटिविटी या रेजुडल मैग्नेटिज्म भी से बोल देते हैं। क्लियर। जब एच जीरो था, एम नॉट इक्वल टू जीरो था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम जब नेगेटिव केस में गए तो ये थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे आते आते एम जो है आपका जीरो हो गया। क्लियर। एम यहाँ पे आ गया आपका जीरो हो गया। फिर दोबारा से हमने इसको नेगेटिव साइड में जब देखा तो एक पॉइंट फिर आया, उस पॉइंट को भी जो है सैचुरेशन पॉइंट बोला गया। अब जो ये पॉइंट जहाँ पे जो एम था वो जीरो हुआ, जहाँ पे एच जीरो नहीं था, जहाँ पे एम जीरो हुआ एच जीरो नहीं था, जहाँ पे एच जीरो हुआ जहाँ एम जीरो नहीं था, इसको बोलते हैं रेजुडल पॉइंट या फिर रेडिटिविटी, और इसको बोलते हैं कोरेक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कोरेक्टिविटी। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज नोन एज कोरेक्टिविटी, कोरेक्टिविटी ऑफ मैनी मटेरियल। क्लियर। वो इस पॉइंट को बोलते हैं। और इसके बाद ये चीज़ दोबारा हुई, फिर दोबारा से हमने जब इसको जीरो करना चाहा तो एम दोबारा से जीरो नहीं हुआ,
और ये ऐसे, मतलब इस टाइप का आपका एक स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर, इस टाइप का आपका एक स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर, इस चीज़ को आप समझ गए। यही कर्व को जो है BH कर्व बोला जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दे देना, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से घटा, ये जीरो नहीं हुआ, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये आपको थ्योरेटिकली जो है नोट्स के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है। क्लियर। और इसी दौरान जो एनर्जी का लॉस होता है, इसी दौरान, इसी प्रोसेस के अंदर, भाई जब H जीरो हुआ, M जीरो नहीं था, जब सॉरी H जीरो हो गया, M नॉट इक्वल टू जीरो था, तो M क्यों जीरो नहीं हुआ? कुछ ना कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी H के कारण हुई, H के एनर्जी लॉस के कारण। तो उसी एनर्जी लॉस को जो है हेरिजेंटिक लॉस ऑफ एनर्जी बोल देते हैं, या BH एनर्जी कर्व लॉस बोल देते हैं उसे, BH एनर्जी कर्व लॉस बोल देते हैं उसे। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग समझिए। करेक्टिविटी पता चल गया, सैचुरेशन पॉइंट पता चल गया, रेजिडुअल पॉइंट पता चल गया, करेक्टिविटी क्या होती है, ये चीज़ आपने पता कर ली इस कर्व से। क्लियर। जनरली एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक पत्ती जैसे बनती है वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। अब जितना ज़्यादा ये मोटा स्ट्रक्चर होगा, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर क्या है, उतना ही वो गलत होता है। मतलब पतला स्ट्रक्चर जो होना चाहिए इसका, मोटा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। मोटा स्ट्रक्चर ये जैसे मोटा है, लेकिन ये पतला टाइप स्ट्रक्चर इसका ज़्यादा बेटर माना जाता है। यूज किस लिए किया जाता है सर? इससे हम किसी भी मटेरियल की पहले पता लगा लेते हैं कि उसके अंदर कितना एनर्जी लॉस होगा, कितने उसको जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, कितना उसमें अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी कि इस पर इतनी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए। इस वजह से आप इसका कर्व का यूज़ करते हैं। सर एनर्जी लॉस निकाल लेते हैं। लास्ट टॉपिक है भाई, अब मेरे को पता है वीडियो लंबी हो रही है, बोर हो चुके हो आप लोग भी, लेकिन एक लास्ट टॉपिक है एनर्जी लॉस। इसके बाद आपकी जो फिजिक्स है फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर की, वो कंप्लीट हो जाएगी। एनर्जी लॉस। क्लियर। एनर्जी लॉस क्या होता है? एनर्जी लॉस निकालने के लिए आपको पता है वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है? पावर क्या होता है? dW/dt, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और पावर ही क्या होता है? E इंटू आई, ई इंटू आई। ई को मैंने क्या लिख लिया यहाँ, ई ये चार्ज वाला ई नहीं है, ई को यहाँ पर क्या है, V इंटू आई लिखो। तो ई को मैंने ये क्या लिखा है, EMF पढ़ा हुआ है ना आपने, एक विषय पढ़ा हुआ EMF। क्लियर है, उसी से लिखा मैंने इसे। अब मेरे को क्या पता चला, मेरे को करंट निकालना था। मैं जानता था HNI होता है, और मेरा N क्या होता है, N बाय ये होता है। तो मैंने I की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, HLN। ये मेरी आई की वैल्यू आ गई। मैं खुशी मना रहा था, मेरे पास M इसकी वैल्यू और नहीं पता थी। इसकी वैल्यू के लिए मेरे को पता था लेंस लो, 12th क्लास याद करो, -dϕ/dt याद आ गया। लेंस लो के कारण इसकी नेगेटिव डायरेक्शन होती है। अब फ्लक्स क्या था सर? फ्लक्स भी पता नहीं है सर, फ्लक्स भी नहीं पता क्या। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है, NBA, अभी पढ़ा था मैंने। फ्लक्स ये होता है, तो EMF निकालने के लिए इसके अंदर वैल्यू रखो, -dNBA/dt। यहाँ पर जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को जो वेरिएबल रखो, बाकी चीज़ों को बाहर निकाल लो, NA और dB/dt। क्लियर है ये चीज़, dB/dt। अब सिंपल क्या करो, आप इन चीज़ों को यहाँ पुट कर दो, इस फॉर्मूले के अंदर, पावर वाले फॉर्मूले के अंदर सिंपली पुट करो। तो पावर क्या आएगा, सॉरी वर्क डन निकालना ना, वर्क डन निकालते एनर्जी आ जाएगा। इस dt को इधर ले आओ, EI/dt। क्लियर है, dW क्या आ गया, EI/dt। तो E की वैल्यू क्या आई, -NA dB/dt। I की वैल्यू क्या आई, HL/N इंटू में dt से dt को काट दो, n से n को काट दो। तो dW क्या आ गया आपके पास, dW आ गया ALH/dB, ALH/dB, ये वैल्यू आ गई। क्लियर। अब एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसको इधर ले आओ, वॉल्यूम लिख लो, इसे बाय मिलेगी HDB। क्लियर। अब HDB क्वेश्चन उठा भाई, ये नेगेटिव साइन किधर गया, तो नेगेटिव साइन को आप इधर हटा देते हैं, नेगेटिव साइन को, क्योंकि वर्क डन हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर अपने को पता है भाई कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। वर्क डन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव ही होगा, वर्क डन नेगेटिव नहीं होगा इसके अंदर। तो जो DW बाय वॉल्यूम था, उसे मैंने एक मान लिया DW-, उसे मैंने DW- लिख लिया। तो DW- आपके पास HB आया, ये पता चल गया आपको, यहाँ से आया। क्लियर, HB। अब मैंने किया इंटीग्रेशन, दोनों साइड पूरे का सरफेस इंटीग्रल कर लिया, तो ये पूरे का पूरा वर्क डन आ गया। कितना हुआ, ये आ गया अपना HDB। तो यहाँ से आपको पता क्या चला, सबसे ज़रूरी यही है बात, रामगाथा है कि यहाँ से पता क्या चला। लिखने को मैं अगले पेज भी लिख सकता था, लेकिन यहीं पे लिखना ज़रूरी समझा मैंने। इससे पता चला कि जितना इस कर्व ने सरफेस एरिया हासिल किया, जितना ये कर्व अपने अंडर का सरफेस एरिया गेट करेगी, जितना कर्व ये अपने अंदर का सरफेस एरिया कंटेन करेगी, उतना ही अपने को
वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम करना पड़ेगा। क्लियर बात। DW डैश क्या है? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? HDB पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर, समझ गए ये चीज़ भाई? क्लियर है ये चीज़? क्लियर है भाई आप लोगों को कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम HB आएगा। तो इसी के साथ भाई यूनिट 4 भी समाप्त होती है और आपका पूरा सिलेबस होता है कंप्लीट। नोट्स आप लोगों को दे दिए गए हैं। तब तक के लिए आगे कोई वीडियो आपको इसकी नहीं मिलेगी, कोशिश रहेगी। क्लियर, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारे कंसेप्ट पूरी यूनिट 4 कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, अगर समझ ना आए तो 100% गारंटी आपको समझ आएगा। ठीक है, मेरा गला भी बैठ गया, 2.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो शूट के दौरान, मेरा गला भी हालांकि बैठ चुका है। तो भाई ओके है भाई, ठीक है, मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू भाई।